Okay, Bismillahirrahmanirrahim. So today we have to okay. So up to now अभी तक हमने क्या कवर कर लिया है? बिग डेटा की सारी बेसिक्स वगैरह, फिर हमने तफसील में हडूप वगैरह की सारी डिटेल्स पढ़ी हैं. वी हैव आल्सो डन दी MongoDB एंड Redis, ठीक है. और आज जो है वो हमने डॉकर स्वार्म भी देखा है कि हाउ दैट वर्क्स, हाउ कैन यू कनेक्ट फ्रॉम वन डॉकर टू अनदर डॉकर. तो उसको हम मजीद तफसील उसकी आहिस्ता आहिस्ता देखेंगे जब हम वी लर्न टू डू दैट एज एन एक्चुअल आर्किटेक्चर. हाँ, मतलब एक डॉकर कंटेनर को दूसरे स्वार्म पे नहीं किया हमने स्वार्म अभी तक नहीं किया है, लेकिन एक डॉकर कंटेनर को दूसरे डॉकर कंटेनर से कैसे कनेक्ट करना है वो हमने चीज तफसील में देखी थी. पिंग किस तरह कर सकते हैं, तो विल सी कि हाउ वी कैन बिल्ड अप ऑन दैट फ्रेमवर्क. ठीक है, अभी असाइनमेंट्स आप लोगों की मोंगो की हो गई है. आज आपको रेडिस की असाइनमेंट मिलेगी, ठीक है. ऑल्दो दैट विल नॉट बी दैट मच कॉम्प्लिकेटेड, सो यू शुड बी एबल टू फिनिश दैट बाय नेक्स्ट ट्यूसडे, यानी रमजान भी होगा. तो आज जो हमारा काम है वो बेसिकली हमें हडूप और हाइव को डॉकर के साथ उसकी तफसील देखनी है. आज आपका क्विज भी है, आपको मुझे नंबर भी दिखाने हैं, सो इट्स लॉट ऑफ थिंग्स टू डू. सो शुरू में जब हडूप वाज इन्वेंटेड इन 2005, सो उसमें फिर उस वक्त इट वाज वेरी कॉम्प्लिकेटेड टू मैनेज बेसिकली बाय द डेवलपर्स. आहिस्ता आहिस्ता ऐसा हुआ कि लोगों ने फिर हडूप की जो सर्वर जो क्लस्टर मैनेजमेंट है उसके कुछ कोर्सेज वगैरह लोगों ने लॉन्च किए और हडूप का इकोसिस्टम डेवलप होता चला गया. इनिशियली इट वाज जस्ट HDFS बेस्ड प्रोसेसिंग. HDFS पे आप डेटा डाल सकते थे, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते थे, बेसिकली ये कहानी थी. लेकिन फिर बाद में जो है वो क्या कहते हैं, पीपल स्टार्टेड टू डेवलप द इकोसिस्टम. तो उन्होंने कहा कि हडूप एक अच्छी चीज है, तो वी कैन मेक यूज ऑफ दैट थ्रू डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनालिटिक्स. तो उन्होंने क्या किया कि हडूप के ऊपर सबसे पहली चीज जो बिल्ड हुई, जो सिग्निफिकेंट रिलेशनल कम्युनिटी के लिए अच्छी चीज थी, वो हाइव था. सो हाइव इज बेसिकली द डेटा वेयर हाउस फॉर हडूप. यानी हाइव में अब आप वो सारे काम कर सकते हैं जो आप एक रिलेशनल डेटाबेस में करना चाहते हैं. फॉर एग्जाम्पल creating tables, creating databases, altering tables, running SQL queries, creating indexes, creating partitions, and so on and so forth. ठीक है, तकरीबन सारे काम हैं. और एसेट कंप्लायंस भी कमोबेश मौजूद है, अब मौजूद है, पहले नहीं थी, अब मौजूद है, लेकिन उसकी थोड़ी कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ती है. तो हाइव इज नाउ द डिफॉल्ट क्वेरिंग इंजन फॉर हडूप. आप टेबल्स क्रिएट कर सकते हैं, यू कैन परसिस्ट देम टू डेटाबेस, यू कैन डू एवरीथिंग यू वांट. ठीक है, तो हाइव के टेबल्स आर मोर लाइक SQL टेबल्स. ठीक है, और HBase के जो टेबल्स हैं वो कॉलमनर डेटाबेसेस जो हमने पढ़े थे, कि जिसके अंदर आप एक ही टेबल होता है जो डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, बड़े बड़े टेबल्स होते हैं, एक ही टेबल होता है विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू मेनी डिफरेंट पार्टीशंस ओवर द क्लस्टर. तो वो एक क्या कहते हैं, that is HBase. So HBase जो है that is derived from the Google own big table. Google का जो big table है उसी से ही HBase है. तो HBase की अब लैब हम नेक्स्ट टाइम करेंगे. आज हम हडूप और हाइव पे करेंगे, डॉकर के उसमें. ठीक है, Spark was invented around 2000 I think 11 या 12 के अंदर Spark का इकोसिस्टम डेवलप होना शुरू हुआ. तो हडूप का इकोसिस्टम अब तकरीबन सिग्निफिकेंटली 15 के करीब प्रोडक्ट्स हैं जो आ गए हैं. ठीक है, उसमें से 3 या 4 जो है ना वो सरे फहरिस्त हैं, जो कसीरुल इस्तेमाल जिसको आप कहेंगे, एंड द रिमेनिंग वंस आर लाइक मे बी नीड बेस्ड. ठीक है, सो इसको लोग इस्तेमाल कर रहे हैं. मसला ये है कि इसकी कमांड लाइन के ऊपर यू हैव टू स्ट्रगल. हाई जहाँ तक हडूप का ताल्लुक है, तो कमांड लाइन पे आपकी कमांड अच्छी होनी चाहिए, खास तौर पे लिनक्स कमांड लाइन पे. अभी तो हम विंडोज पे इसलिए चल रहे हैं क्योंकि हमारे पास विंडोज फॉर डॉकर डेस्कटॉप है. ठीक है,
लेकिन टिपिकली यू हैव एन द लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम और उसी पे सारा काम होता है। विंडोज का कोई काम नहीं है इन सब चीजों से ना। विंडोज तो सिर्फ इसलिए है क्योंकि ये एक एकेडमिक ट्रेनिंग एनवायरनमेंट है, तो आप विंडोज पे करवा सकते हैं, बट इन द रियलिटी इट्स एवरीथिंग इज डन ऑन लिनक्स। सो लिनक्स कमांड लाइन की जो एक्सपर्टीज है वो हडूप के लिए बहुत जरूरी है। अगर आप इस फील्ड में आगे जाना चाहते हैं या रिसर्च करना चाहते हैं इस फील्ड में, तो लिनक्स इज द ओनली सोल्यूशन, देयर इज नो अदर सोल्यूशन। ठीक है। सो अभी तो खैर इन्होंने विंडोज वालों ने बहुत आसानी कर दी है। जैसे हाइपर वी का जो मैंने सवाल एग्जाम में भी दिया हुआ था, उसमें विंडोज ने बेसिकली पूरा लिनक्स उठा के विंडोज पर डाल दिया है हाइपर वी के थ्रू। सो आई कैन एग्जीक्यूट लिनक्स कमांड्स ऑन माय विंडोज टर्मिनल या पावर शेल के अंदर मैं कर सकता हूँ। सो दैट्स अ गुड बूस्ट। लेकिन आई डोंट थिंक सो कि डिप्लॉयमेंट में या प्रोडक्शन एनवायरनमेंट के अंदर आप विंडोज इस्तेमाल करेंगे। सही है। तो इकोसिस्टम इसका डेवलप होता चला गया और स्पार्क और हाइव और एचबेस ये सरे फहरिस्त रहे। उसके अलावा भी अभी हम देखते हैं कि तकरीबन 8-10 और प्रोडक्ट्स इसके आ चुके हैं जो कि हडूप के एचडीएफएस को इस्तेमाल करते हैं। यू हैव टू कीप दैट इन माइंड। वी डू अंडरस्टैंड नाउ व्हाट इज एचडीएफएस। ठीक है, एचडीएफएस का हमें पता चल गया, इट्स अ डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम व्हिच हेल्प्स यू लाइक डिस्ट्रीब्यूट द डेटा। और उसकी जितनी तफसील आप मालूम करना चाहें वो आप कर सकते हैं। हमने कुछ बेसिक चीजें पढ़ी हैं, मैं इस पर एक्नॉलेज करता हूँ कि मैं आपको बहुत इन डेप्थ नहीं लेकर गया हूँ उसमें, बिकॉज आई थिंक वी हैव टू कवर मैनी डिफरेंट टॉपिक्स जो कि हमें हैंड्स ऑन के साथ कवर करने हैं। तो जो भी इस डोमेन में जाना चाहे डिटेल में, यू कैन गो। सारी डॉक्यूमेंटेशन पढ़ी है मैंने, इतना आपको पढ़ा दिया है कि यू कैन टेक इट फॉरवर्ड फ्रॉम देयर। और वन ऑफ द थिंग्स दैट वी हैव टू डू इज द प्रोजेक्ट बेसिकली। तो प्रोजेक्ट में यू कैन टेक द हैंड्स ऑन बेसिस जो हम लेक्चर्स में करेंगे और डेवलप ऑन दैट टू कंप्लीट योर प्रोजेक्ट। कोई स्पार्क में चला जाएगा, कोई हाइव के ऊपर प्रोजेक्ट करेगा, कोई एचबेस में करेगा, कोई रेडिस पे चला जाएगा। सही है। तो प्रोजेक्ट की इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी। ठीक है। तो प्लीज इसमें तकरीबन 40 to 45% नंबर आपके प्रोजेक्ट के होंगे, 40 to 45% नंबर। तो इसका जरा तो हम लोग ध्यान रखिएगा। एंड इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी टू गेट ए ग्रेड, इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी टू लर्न। तो लास्ट टाइम जब मैंने बिग डेटा का कोर्स करवाया था तो उसमें मैंने एक बहुत ही चैलेंजिंग प्रोजेक्ट दिया था जिसमें पूरा आर्किटेक्चर डेवलप करना था। तो इट वाज जस्ट वन गर्ल, ताजीन, शी इज नाउ इन एचपीएल। उन्होंने बैठ के पूरा आर्किटेक्चर डेवलप कर दिया था। डॉकर भी नहीं था उस वक्त। लास्ट 2 साल पहले मैंने डॉकर पे नहीं पढ़ाया ये, तभी तो मुझे भी अभी सारी ख्वारी करनी पड़ रही है, क्योंकि दैट टाइम इट वाज जस्ट अ वर्चुअल मशीन और वर्चुअल मशीन पे हमने सारे काम किए थे। इस तरह तो था ही नहीं, विंडोज फॉर डॉकर था ही नहीं उस वक्त 2 साल पहले, या मुझे इल्म नहीं था उसका। जी। अब बैठ जाए, कोई मसला नहीं, मैंने खुलवा दिया था रूम असल में। ठीक है ठीक है ठीक है, कोई मसला नहीं। तो that was the whole scenario. तो it's an opportunity for you to progress in the field and जितना आप करना चाहें, project is the main thing जिस पे आपको ध्यान रखना है। फाइनल एग्जाम थोड़ा बहुत हम थ्योरी देख लेंगे उसमें, आपका काम ये कि आप प्रोजेक्ट को फाइनल एग्जाम समझें। दैट्स द मेन सिनेरियो। ठीक है। तो अभी शेल कह रहा हूँ, स्पार्क वालों ने ये देखा कि हडूप एक अच्छी चीज है, लेकिन हडूप इज बेसिकली बैच बेस्ड प्रोसेसिंग। हमें पता ही है किस तरह वो चलता है। ठीक है। उसकी सिमुलेशंस वगैरह भी मैंने आपको सही तरह से करके नहीं दिखाई हैं, लेकिन वो इट जस्ट डिस्ट्रीब्यूट्स द डेटा एंड क्वेरीज द डेटा इन अ बैच बेस्ड मैनर, कि वो हार्ड डिस्क से निकाल के लाना, फिर क्वेरी करना, फिर वापस हार्ड डिस्क में डाल देना। इस तरह का जो बैच बेस्ड एनालिसिस होता है ना, उसके थ्रू वो चलता है। ठीक है। रियल टाइम क्वेरीइंग और रियल टाइम डेटा मैनेजमेंट एनालिसिस का इससे हडूप से कोई ताल्लुक नहीं है डायरेक्टली। एचडीएफएस प्रोसेसिंग जो है ना, वो इट इज नॉट मेंट फॉर रियल टाइम डेटा, क्योंकि इट टेक्स टाइम टू स्टोर द डेटा ओवर द क्लस्टर, इट टेक्स टाइम टू रिट्रीव द डेटा। हाइव और ये डेटा वेयर हाउसेस तो दे आर लाइक बीस्ट्स। कोई बड़ा सा कोई हाइपोपोटामस हो या कोई राइनोसरस हो, कोई हाथी हो, तो उसको हडूप का सिंबल भी एक एलिफेंट है। ठीक है। तो इट्स सपोज्ड टू बी अ वेरी बिग एनिमल जिसको मूव करना, प्रोसेस करना एक मुश्किल काम है, टाइम लगता है उसके अंदर। ठीक है। तो हडूप रियल टाइम सिनेरियोज के लिए इज नॉट द परफेक्ट फिट फॉर रियल टाइम सिनेरियोज। कि डेटा मुझे रियल टाइम इंजेक्शन हो जाए, और रियल टाइम का मतलब है नियर रियल टाइम के अंदर, चलो 3 मिनट के बाद या 4 मिनट के बाद मुझे सारे रिजल्ट्स मिल जाए। हडूप की एक क्वेरी में कई मिनट लग सकते हैं। अगर आप एक्चुअली उसके ऊपर 100-150 गीगाबाइट का डेटा स्टोर करें हडूप क्लस्टर पे,
तो एक क्वेरी रन करने में मिनट्स भी लग सकते हैं, लेकिन ये है कि आपकी क्वेरी एग्जीक्यूट हो जाएगी। सही है, फौरन से रिजल्ट नहीं आएगा आपके पास। ये तो सिंगल नोड में हमारे पास 1 सेकंड 2 सेकंड 5 सेकंड में रिजल्ट्स आ जाते हैं सिंगल नोड के ऊपर। मल्टी नोड एनवायरनमेंट के अंदर ऐसा नहीं होगा, ठीक है, वो देर लगेगी, आपको टाइम लगेगा। बैच बेस्ड प्रोसेसिंग होती है कि बैचेस के ऊपर वो अपना काम करता है, बैच उठाया उस पर काम किया, फिर दूसरा बैच उठाया उस पर काम किया, इस तरह से चल रहा होता है। रियल टाइम में क्या होता है कि इंस्टेंस इंस्टेंस पे काम हो रहा होता है। तो इसीलिए स्पार्क वालों ने हडूप की जो डिस्ट्रीब्यूशन वाली कैपेसिटी थी उसको इस्तेमाल करते हुए एक रियल टाइम इंजन ऊपर बना दिया उसके। समझ में आ गई बात की? तो अगर आपने बैच बेस्ड प्रोसेसिंग करनी है, मतलब आपने मशीन लर्निंग का कोई मॉडल रन करना है या डेटा वेयर हाउसिंग का कोई काम करना है, डेटा वेयर हाउसिंग एग्रीगेट क्वेरीज रन करके आपने बीआई चार्ट्स बनाने, बार चार्ट्स बनाने, एग्रीगेट्स बनाते हैं, तो वो काम आपने हडूप प्लस हाइव पे करना होगा, वो बैच बेस्ड चलेगा। लेकिन अगर आपने आईओटी डेटा सेंसर्स का रियल टाइम के अंदर उनका जो टाइम का ग्राफ आ रहा है वो मॉनिटर करना है या कोई ट्रिगर्स जनरेट करने रियल टाइम में, तो फिर आपको स्पार्क इस्तेमाल करना पड़ेगा या फिर रेडिस इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आगे बात की? सो देयरफॉर ये दो कम्युनिटीज हमारी चली हैं। एक इकोसिस्टम हडूप का डेवलप होता चला गया, दूसरा इकोसिस्टम जो है वो आपका स्पार्क का डेवलप होता चला गया। इस वक्त जो अगर आप देखें, ये इस तरह की कोई चीज अगर इस वक्त जो मेन जो चीज आ रही है ना, वो बेसिकली ये देखें ना, ये स्पार्क आरडीडीज तो खैर ये पुरानी चीज हो गई है, इसका इकोसिस्टम लेट मी जस्ट इमेजेस पे सर्च कर लेते हैं। हाँ, ये नो यू कैन सी हियर के अब यहाँ पर HDFS यार्न तो रिसोर्स मैनेजमेंट है, मैंने आपको बताया हुआ है। स्कूप का मतलब है डेटा गेट करना, तो स्कूप इज जस्ट एन एपीआई जो कि किसी भी डेटाबेस से कनेक्ट करके HDFS पे डेटा डाल दें। अभी हम क्या करते हैं कि टेक्स्ट फाइल्स में हमारे पास डेटा होता है तो हम वो कॉपी फ्रॉम लोकल, कॉपी टू लोकल, उस तरह की कमांड इस्तेमाल करते हैं। पहले पुट और गेट कमांड्स होती थी HDFS पे डेटा डालने के लिए, HDFS से डेटा निकालने के लिए, ठीक है। लेकिन डेटाबेस अगर आपने कनेक्ट करना है तो उसके लिए स्कूप है। किसी CSV फाइल का सोर्स करना है तो स्कूप आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्लूम जो है लॉग्स के लिए होता है, ये आपने किया। और अब ये देखिए मेनली जो है ना हाइव एंड ड्रिल, हाइव जो है ना वो हमारा डेटा वेयर हाउसिंग है, ड्रिल इज ऑल्सो एसक्यूएल ओवर हडूप, हाइव इज ऑल्सो एसक्यूएल ओवर हडूप, ठीक है, कंप्लीट एसक्यूएल उस पर रन करता है। आज आप उसको आप देख लेंगे इस चीज को। तो इसके अंदर जो है ना वो इन्होंने ये जो चीज है मैप रिड्यूस यूजिंग डिफरेंट लैंग्वेजेस, मैप रिड्यूस इज द मेन प्रोसेसिंग पैराडाइम फॉर हडूप, कि वो अपने इट्स अ नेम ऑफ टू फंक्शंस जो कि आपके डेटा को मैप करते हैं की वैल्यू पेयर्स के अंदर, और उसी के अंदर सारी प्रोसेसिंग होती है। बेसिकली ये चीज है मैप और रिड्यूस, ठीक है। तो उसकी खैर एक्सरसाइज हमने की तो थी, एक दो एक्सरसाइज वर्ड काउंट की करके देखी थी ना, मैप रिड्यूस की नहीं की थी, ठीक है। नो भाई नेक्स्ट क्लास में छोड़ दें, अभी हम थोड़ा सा हैंड्स ऑन को देख लेंगे, ये मैं आपको प्रैक्टिस करवा दूंगा। यू शुड नो हाउ टू जनरेट मैप कोड एंड रिड्यूस कोड फॉर डिफरेंट सिनेरियोज। तो वो नेक्स्ट क्लास में हम उसको टारगेट कर लेते हैं, वो एक क्लास के लिए 2 घंटे में इंशाल्लाह हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये देखिए ना, ये सारी चीजें इकट्ठी। अब स्पार्क वालों ने क्या किया, ये अपाची स्पार्क ऊपर जो है बैच बेस्ड प्रोसेसिंग है, ठीक है। ये मैं थोड़ा सा इसको हाँ, तो ऊपर देखिए बैच बेस्ड प्रोसेसिंग चल रहा है, मैप रिड्यूस अगर आपने बैच बेस्ड कोई काम करवाना है, ठीक है। स्पार्क इन मेमोरी डेटा फ्लो इंजन अगर आपने जो है रियल टाइम प्रोसेसिंग करवानी है। ये साथ पैरेलल में दोनों चीजें इसी क्लस्टर सेटअप के ऊपर चल सकती हैं, ठीक है। ये डेटा वेयर हाउसिंग है, इसमें बैच बेस्ड क्वेरीज रन करेंगी, भारी भारी क्वेरीज होंगी। मसलन आपने कोई काउंट स्टार करना है सेल्स का ओवर 3 डिफरेंट डायमेंशंस एंड डेटा इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ क्लस्टर, और डेटा का साइज 300 गीगाबाइट है। तो सेल्स को एग्रीगेट करने में आपको हो सकता है 3-4 मिनट लग जाए, 5-6 मिनट लग जाए। तो वो इससे पहले कि आपके पास उसका रिजल्ट आए, ये भारी क्वेरी बनेगी। लेकिन अगर आपने कोई स्ट्रीमिंग बेस्ड क्वेरी लगानी है कि पिछले 1 घंटे में कितने हमारे पास डेटा पॉइंट्स आए हैं फॉर एग्जाम्पल, तो उसके लिए फिर आप काफका और स्टॉर्म इस्तेमाल करें, काफका इस्तेमाल करेंगे बेसिकली अलॉन्ग विद स्पार्क स्ट्रीमिंग, ठीक है। काफका क्या है कि रियल टाइम डेटा को गेट करने का इंजेक्शन इंजन है, यानी उस रियल टाइम डेटा सोर्स से कनेक्ट करने का
कि रियल टाइम डेटा आ रहा है, तो ये बेसिकली आप इसको क्यूइंग मैकेनिज्म कह सकते हैं काफका को। इट्स ऑल सपोज टू बी क्यूइंग मैकेनिज्म, कि वो पब्लिश सब्सक्राइब मॉडल के ऊपर जिन्होंने पब्लिश किया है वो काफका की क्यू में अपने डेटा डालेंगे, जिन्होंने सब्सक्राइब किया उनको मिल जाए। जैसे कि यूट्यूब में आप जब सब्सक्राइब करते हैं चैनल को, तो जैसी वीडियो आती है तो आपके, जब आप खोलते हैं यूट्यूब तो आपको मिल जाती है। तो ये दैट्स एन एग्जांपल ऑफ काफका क्यू, आप कह रहे हैं जैसा भी है। तो ये लिंक्डइन वालों ने बनाया था, और इसके अंदर जो है ना वो इट्स वेरी मच वाइडली एप्लीकेबल नाउ। इसको जो जिन्होंने इस्तेमाल करना है वो इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, काफी डिटेल में। नीचे से ऑन करना होगा। अच्छा, मैं आ गई। माहूट और एमएल लिब जो है ना वो रियल टाइम मशीन लर्निंग आप कह लें, बट इट्स नॉट एक्चुअली रियल टाइम। एक्चुअली रियल टाइम नहीं होती, वो कहने को रियल टाइम होती है, लेकिन माहूट जो है ना वो बैच बेस्ड लेवल पे काम होगा, और एमएल लिब जो है ना वो अगर आप स्पार्क के इकोसिस्टम में मशीन लर्निंग करना चाहते हैं तो आप कर लें। अब बेसिकली स्पार्क इज नॉट मेंट फॉर टू डू मशीन लर्निंग बिकॉज देयर इज नो सच थिंग एज रियल टाइम मशीन लर्निंग, लेकिन उन्होंने इकोसिस्टम में एक अपना एपीआई डाल दिया है ताकि आपको बस स्पार्क के ही इकोसिस्टम में सारी चीजें आपको मिल जाए। ये कुछ आपके सर्च वो हैं, सर्च क्वेरीज हैं। पिग जो है ना वो एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जिसमें आप कोड वगैरह लिख सकते हैं बिग डेटा एनालिटिक्स का। एच बेस में आपको बता चुका हूँ। ऊजी इट्स हार्डली यूज्ड, और जू कीपर वगैरह ये सारी कोऑर्डिनेशन सर्विसेज हैं, सिंक्रोनाइजेशन सर्विसेज हैं। जू कीपर आपको चलाना पड़ता है क्लस्टर मोड के अंदर, और बाकी सब ये चीजें हैं, ठीक है। तो ये इस तरह जो है ना वो ये चीजें डेवलप हुई। देन केम अप डॉकर अराउंड 2015। पहले ये चीजें ना इंडिपेंडेंटली वर्चुअल मशीन्स के अंदर हम लोग किया करते थे डिमॉन्स्ट्रेशन पर्पसेस के लिए, लेकिन फिर जब डॉकर आया तो डॉकर क्या आपको पता है ये लाइट वेट कंटेनर्स हैं, तो हमने देखा कि हर पीस ऑफ कोड का एक डॉकर कंटेनर बन सकता है। तो स्पार्क की एग्जीक्यूशन मसलन हडूप के 5 कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, तो एक कंटेनर के अंदर हडूप के 5 कंपोनेंट्स आप चला दें तो हडूप उस कंटेनर के अंदर सेटअप हो जाएगा। तो एक कंटेनर में आपका हडूप चल रहा है बेसिक, एक में आपका हाइप चल रहा है, एक में आपका स्पार्क चल रहा है। वो कंटेनर आपस में कम्युनिकेट करके और क्या करेंगे, वो एक आपका बिग डेटा एनालिटिक्स का प्लेटफॉर्म सेटअप कर देंगे। तो अब ये चीजें बहुत आसान हो गई हैं डॉकर की वजह से। पहले ये इतना आसान नहीं था। पहले मुझे डेडिकेटेड मशीन चाहिए होती थी, और मुझे डिफरेंट प्रोसेसेस एक ही सर्वर मशीन पे लॉन्च करने पड़ते थे, और उनको आपस में फिर कम्युनिकेट करवाना पड़ता था यूजिंग डिफरेंट प्रोटोकॉल्स। लेकिन अब मैं डॉकर के थ्रू कंटेनर्स को आपस में कम्युनिकेट करवा के आर्किटेक्चर सेटअप कर सकता हूँ। अब ये रीसेंट ट्रेंड्स अब यही चल रहे हैं इस वक्त मार्केट के अंदर। डॉकराइज्ड हमें काम करना है बेसिकली। जो लोग नहीं कर रहे हैं वो किसी मजबूरी के तहत नहीं कर रहे होंगे कि टेक्नोलॉजी स्टैक पे मूव नहीं कर सकते, लेकिन सोल्यूशन इस वक्त जो है ना वो डॉकर ही है। अगर आप बिग डेटा एनालिटिक्स का कोई इस तरह के मल्टीपल सिनेरियोज का काम करना चाहते हैं तो बेहतर यही है कि आप डॉकर पे मूव कर जाएं, वरना वैसे चाहें तो डॉकर के बगैर भी कर सकते हैं, उसमें कोई वो नहीं है, लेकिन दिस इज मच मोर मैनेजेबल एंड मच मोर एफिशिएंट देन दी रिमेनिंग थिंग्स, ठीक है। जस्ट हैव टू गिव मी अ मिनट। अगली जो कहानी अब आती है वो ये आती है कि अब हमने अगर डॉकर बेस्ड करना है, या आप ये कह रहे हैं कि मेरी प्रेफरेंस है कि इसको इस तरह से डॉकर बेस्ड किया जाए, तो हाउ टू गो अबाउट इट, ठीक है। तो डॉकर फाइल का मैंने पढ़ाया था ना आप लोगों को, डॉकर फाइल तो हमने देखी थी ना, तो आप लोगों ने सब किया भी है। तो वन ऑफ द वेज इन विच वी कैन सेट अप द एनवायरनमेंट इज थ्रू द डॉकर फाइल। तो आप वो लिखें अपना डॉकर कंपोज फाइल लिखें। डॉकर कंपोज फाइल को जब आप डॉकर कंपोज अप करेंगे तो वो पूरा का पूरा आर्किटेक्चर आपका पूरा सेटअप कर देगा वो, ठीक है। सो इसके अंदर अभी जो मेन चीज है, तो ये मैंने लैब बनी थी, सारी चीजें आपको पता है कि बिग डेटा क्या होता है और ब्ला ब्ला ब्ला। Hadoop is a big data management framework because of the development of the operating system, ecosystem. It is now a big data management framework, आप इसको कह सकते हैं। It is the only one of its kind. इसके अलावा कुछ भी नहीं है जो कि इतनी टेक्नोलॉजीज को आपको मर्ज करके दे दे। It brings together an ecosystem of software for all aspects of data management. It is open source and licensed under the Apache project. ठीक है। It operates in a clustered environment, replicates distributed data, and is hence fault tolerant. It uses commodity hardware and is scalable. ठीक है। और मजे की बात ये कि abstracts the users from the technical details of data distribution and management. तो primarily Hadoop की configuration files हैं, Hive की configuration files हैं, HBase की configuration files हैं,
स्पार्क वगैरह की कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स हैं। कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स के अंदर भी कुछ पैरामीटर्स हैं जो कि आप कंट्रोल करना चाहेंगे अगर आप प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में जा रहे हैं। हमारे केस में एकेडमिक एनवायरनमेंट के अंदर कुछ भी नहीं, अभी तक मैंने तो कुछ नहीं छेड़ा, लेकिन अगर आप करना चाहें तो देर आर नॉट मेनी वेरिएबल्स जिसको आप टच करेंगे, देर आर जस्ट अ फ्यू वेरिएबल्स जिसको आपको टच करने की जरूरत पड़े। आगे फिर आपकी अपनी मर्जी भी है कि आप कितना उसके साथ खेल सकते हैं। डिफॉल्ट सेटिंग के ऊपर आप चला के चीजों को टेस्ट कर सकते हैं। प्रोडक्शन के लिए फिर आपको जाहिर सी बात है कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स को आपको चेंज करना पड़ेगा, लेकिन यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूटिंग द डेटा, और यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, हर डेटा को आप बैच बेस्ड लेवल के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट करें या देखें कि अंदर से क्या हो रहा है, किस तरह से तकसीम हो रही है। क्लस्टर का आपको पता भी नहीं चलेगा, आप सिर्फ एक कमांड लाइन पे बैठे हैं, आप क्वेरी रन करेंगे, आपको रिजल्ट आके पता चल जाएगा, जैसे कि डेटाबेसेस में होता है। ठीक है, ये कुछ हमारे कंपोनेंट्स हैं। अंबारी जो है वेब बेस्ड टूल फॉर प्रोविजनिंग, मैनेजिंग एंड मॉनिटरिंग हडूप क्लस्टर्स। तो ये बेसिकली हडूप क्लस्टर मैनेजमेंट के लिए बहुत जरूरी है अपाची अंबारी। इस पे हम छोटा सा हैंड्स ऑन में करने की कोशिश करूंगा, अगर डॉकर कंटेनर इसका क्रिएट इंशाल्लाह हो जाएगा तो उसमें हम थोड़ा सा देख लेंगे किस तरह होता है। आज हम खैर दूसरी चीजें भी देखेंगे। एवरो डेटा सीरियलाइजेशन क्या होती है? ये सवाल भी था एग्जाम के अंदर। सीरियलाइज का क्या मतलब होता है? हाँ, सीरियलाइजेशन का मतलब है कि इट्स एक उसका आप एक फॉर्मेट चेंज कर देते हैं फॉर स्टोरेज ऑन हार्ड डिस्क, इट मेक्स इट मोर एफिशिएंट फॉर एक्सेस एंड रिट्रीवल। स्टोरेज में उसका साइज कम हो जाता है, सीरियलाइज्ड डेटा का स्टोरेज के लिए साइज कम हो जाता है। तो डेटा सीरियलाइजेशन फॉर्मेट्स हडूप इकोसिस्टम में इस्तेमाल होते हैं। उसकी वजह यह है कि यू गॉट मल्टीपल टाइप्स ऑफ डेटा नाउ। सही है, कोई CSVs आ रही हैं, कोई डेटाबेसेस आ रहे हैं, कोई और किस्म का डेटा आ रहा है, हाई वेलोसिटी स्ट्रीम्स आ रही हैं, तो डेटा के डिफरेंट साइजेस भी हैं। तो जब हम डेटा को परसिस्ट करते हैं तो उसे रियलाइज करके करते हैं। तो आवरो इज वन ऑफ द मोर रिकॉग्नाइज्ड जो है सीरियलाइजेशन सिस्टम। इसके अपने फॉर्मेट्स होते हैं, मतलब डेटा स्टोरेज करने के अपने, जैसे आप CSV में डेटा सेव करते हैं ना, इसी तरह बिग डेटा के भी अपने फॉर्मेट्स हैं। जैसे पार्क्वेट इज वन ऑफ द फॉर्मेट्स जो कि हम आमतौर पर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, कसांड्रा जो है वो भी हडूप के ऊपर एक डेटाबेस है। ये बहुत, आई थिंक कि ये शायद फेसबुक का है। ठीक है, अ स्केलेबल मल्टी मास्टर डेटाबेस विद नो सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर। तो ये कसांड्रा क्या करता है, ये रिंग में पूरा डेटा स्टोर करता है, नोड्स का रिंग बना लेता है, और हर नोड अपने पड़ोसियों से बात करके डेटा आपस में कम्युनिकेट करके सारी प्रोसेसिंग होती है। अपाची कसांड्रा ये भी काफी मशहूर है, और इसकी खासियत ये है कि इसके अंदर मल्टी मास्टर होता है। तो ऑलरेडी 2 मास्टर्स आपके एग्जिस्ट करते हैं। सही है, तो हडूप में क्या है कि सिंगल क्लाइंट नोड सर्वर आर्किटेक्चर है, इसमें मल्टी मास्टर कॉन्फ़िगरेशन आप कर सकते हैं, तो दैट मेक्स इट मोर स्केलेबल। तो स्केलेबिलिटी में कसांड्रा, एचबेस दोनों ही अच्छे हैं। दोनों की अपनी प्रोज एंड कॉन्स भी हैं, लेकिन समटाइम्स लोग ज्यादा कसांड्रा पे काम करते हैं एचबेस के बकदर। हाँ, वही बात है कि अगर एक उस कसांड्रा के रिंग के अंदर एक नोड भी डाउन हो जाए तो इट इज नॉट गोइंग टू डिसरप्ट द रिंग। आप ये नहीं कह सकते कि रिंग के अंदर पीछे एक नोड डाउन हो गया तो रिंग खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं। देयर इज नो सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर कि आप कहें कि इस नोड के डाउन होने की वजह से जो है पूरा क्लस्टर आपका खत्म हो जाएगा। और हडूप में भी यही है, हडूप में भी यही चीज है। सो HBase स्केलेबल डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस दैट सपोर्ट स्ट्रक्चर्ड डेटा स्टोरेज फॉर लार्ज टेबल्स। तो HBase को उन्होंने बेसिकली इट्स अ क्रॉस बिटवीन रेडिस एंड ऑरेकल। ठीक है, अब इस तरह कह रहे हैं कि एक तरफ तो रेडिस या मोंगोडीबी है, एक तरफ ऑरेकल है, तो बीच में उन्होंने कॉलमनर डेटाबेसेस लॉन्च किए कि फ्लेक्सिबल टेबल्स का कॉन्सेप्ट डाल दिया है। ठीक है, कि कॉलम फैमिलीज बना सकते हैं, रो फैमिलीज बना सकते हैं, और बहुत सारी फ्लेक्सिबिलिटीज हैं जो कि आपको ऑरेकल में नहीं मिलेंगी, वो इन्होंने HBase और कसांड्रा के अंदर डाल दी है, फिर प्राइमरीली HBase के अंदर। ठीक है, हाइव मैं आपको बता चुका हूँ, माहूट इज दैट वन मशीन लर्निंग लाइब्रेरी। ओजोन ये नई है, कदरे नया है, ऑब्जेक्ट स्टोर फॉर हडूप। दिस इज मेंट फॉर स्टोरिंग हडूप ऑब्जेक्ट्स। मैंने इसको इस्तेमाल करके नहीं देखा, टाइम मिलेगा तो इस पे हम थोड़ी सी छोटी सी लैब एक बना के देख लेंगे, जो खारजी किस्म की चीजें ना, बट दिस इज रिलेटिवली न्यू। पिक का मैं आपको बता गया हूँ, स्पार्क वी हैव ऑलरेडी डन दैट। सबमरीन अलाउइंग मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग ओवर अ हडूप क्लस्टर, ये भी नया एडिशन है। मैंने भी इसको फिलहाल मैंने ट्राई नहीं किया, वी विल हैव टू गो थ्रू दिस, क्योंकि वी हैव दिस माहूट एंड वी हैव द ML लिव वन, बट दिस इज द न्यू एडिशन कि मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग ओवर हडूप।
सो दिस इज अ न्यू एपीआई जो कि हम इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे नहीं पता कि सबमरीन में और माहौट वगैरह में डिफरेंस क्या है, ठीक है। DAGs potential replacement for the map realization, it works by modeling task as DAGs. DAGs क्या होता है? Directed acyclic graph. तो DAGs are very good for programming workflow executions. अगर आपने एक वर्क फ्लो बनाना है ना चीजों का, जैसे गैंट चार्ट में आप एक वर्क फ्लो बनाते हैं या फ्लो चार्ट बनाते हैं जिस तरह, तो वो उसके लिए जो DAG है दैट इज अ वेरी गुड फॉर्मेट फॉर डूइंग दैट। सो टेस्ट जो है ना वो बेसिकली इट कुड बी अ रिप्लेसमेंट फॉर द मैप रिड्यूस पैराडाइम because DAGs are supposed to be more efficient and effective. DAGs बहुत सारे different formats पे इस्तेमाल होते हैं as execution engines आप कह लें कि DAGs में अगर आप अपनी प्रोग्रामिंग वो जो आपने प्रोग्राम करना है वो एज अ DAG मॉडल करेंगे तो इट बिकम्स बेटर, ठीक है, और अच्छे तरीके से कर सकते हैं, ज्यादा एफिशिएंटली मैनेज कर सकते हैं। जू कीपर हम देख चुके हैं, कंटेनराइजेशन वगैरह ब्ला 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 ब्ला। अच्छा, इस तरह के सारे हैंड्स ऑन करने के लिए यू नीड दिस, ऑब्वियसली आपके पास है, एंड द गिट। तो गिट के अंदर ये है कि इसका जो है ना गिट फॉर डेस्कटॉप, वो आप डाउनलोड कर लें, ये जो ये वाला, लेट मी जस्ट, यू शुड बी एबल टू रन गिट कमांड्स, ये वाला विंडोज है, ये आप डाउनलोड कर लें। तो ये आपको गिट कमांड्स आप उससे कर सकेंगे, कमांड लाइन से आप जो है ना वो कर सकेंगे। फॉर एग्जाम्पल इफ यू राइट गिट, तो वो गिट के थ्रू आप पुश एंड पुल टू योर रिपोजिटरीज वगैरह कर सकते हैं, कोई रिपोजिटरी पुल कर पुश कर सकते हैं। तो दिस इज मच मोर कन्वीनियंट रादर देन कि आप गिट के पेज पे जाकर डाउनलोड दबा रहे हैं, जिप फाइल आ रही है, फिर उसको अनजिप कर रहे हैं, अजीब सा लग रहा होता है। तो यहाँ पे इसकी अपनी कमांड्स है तो वो आप रन कर सकते हैं। ये जरा लाइट्स हाँ बस ठीक है, सही है। तो ये आई वाज टेलिंग यू दिस इज द रिपोजिटरी। इसके अंदर दिस इज द वन ऑफ द मोर फेमस कंपनीज जिन्होंने अभी आपके पास कंपोज फाइल्स बनाई है टू सेट अप डॉकर इंफ्रास्ट्रक्चर्स थ्रू हडूप इंफ्रास्ट्रक्चर थ्रू डॉकर कंटेनर्स। तो इन्होंने वो कंपोज फाइल्स बनाई हुई, दैट्स प्रोबेबली अ वर्क इन प्रोग्रेस, ये अपडेट करते जाते हैं। इनके पास अभी डॉकर हडूप है, डॉकर हाइव है और डॉकर स्पार्क है। ये तीनों तो खैर हम छीन के काम करेंगे इनके ऊपर, क्योंकि देयर इज नो अदर रिप्लेसमेंट, ठीक है। फ्लिंक, पता है किसी को फ्लिंक क्या है? बताएं भाई। इट्स अ कंपेटिटर टू स्पार्क, इट्स आल्सो अ रियल टाइम एग्जीक्यूशन इंजन, अपाची फ्लिंक। तो ये भी एक चीज साथ साथ पैरेलल में चल, लेकिन इसका इकोसिस्टम इतना ज्यादा भी है नहीं, ठीक है। तो अब हमने जो काम करने ना वो इस तरह करना है कि व्हाट आई हैव डन इज के आई हैव क्रिएटेड दिस फोल्डर डी कोलन के अंदर आई हैव दिस बिग डेटा, सही है। तो ये आई हैव दिस बिग डेटा फोल्डर, तो बिग डेटा फोल्डर के अंदर ही फिर मैंने सारी चीजें क्लोन की हैं, सही है। तो यू कैन डू दैट लेटर ऑन, लेकिन अभी हम इसको डायरेक्टली देख लेते हैं। सो एग्जीक्यूट दिस कमांड गिट क्लोन, और गिट क्लोन के बाद फिर आपने दिस होल डॉकर हडूप, तो डॉकर हडूप इज गोइंग टू टेक यू हियर, दिस इज द वन दैट इज गोइंग टू बी क्लोन। तो दिस इज द होल रिपोजिटरी। अगर आप इस पे चले जाएं तो यू कैन सी हियर के अब ये हडूप के ना, हडूप के चलने के ये वो हैं, क्या कहते हैं, सर्विसेज हैं। जी डिफरेंट सर्विसेज, ठीक है। ये सर्विसेज हम सारी की सारी स्पेसिफाई कर सकते हैं डॉकर कंपोज फाइल में, करनी पड़ेंगी। Each of this service can run on a separate port, ठीक है। ये सिनेरियो है। तो डिफरेंट पोर्ट्स अवेलेबल है। अब तो आपको पोर्ट्स का पता चल गया होगा अच्छे तरीके से मिड टर्म करने के बाद। एक सवाल भी था ना मिड टर्म में, पोर्ट मैपिंग का। पोर्ट मैपिंग क्या होती है, कौन बताएगा मुझे? राफे? नहीं, व्हाट इज पोर्ट मैपिंग जी? अगर आपने किसी एप्लीकेशन को एक्सेस करना होता है तो आप उस मशीन का जो भी एक्सेस आईपी है और फिर सर्टेन पोर्ट को उसको एक्सेस कर सकते हैं। बिल्कुल, आईपी एड्रेस कोलन पोर्ट, that is the way to access any machine or any service on a machine in other way. So each service is running on a separate port. और port mapping का क्या मतलब है between Windows and Docker? What do you mean by that? Expose कर दें, that's the thing. Docker port जो कंटेनर में अब हम सर्विस कंटेनर में लॉन्च करेंगे, ये इन चीजों का ख्याल रखिएगा। ये कंसेप्चुअल चीजें सारी आपके फाइनल एग्जाम में आ सकती हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस।
डॉकर पोर्ट, डॉकर कंटेनर के अंदर सर्विस लॉन्च होगी किसी पोर्ट के ऊपर, कौन सी पोर्ट पे, जो कि हम डॉकर कंपोज फाइल में लिखेंगे, बट दैट हैज टू बी एक्सपोज्ड इन द विंडोज एनवायरनमेंट जहां पे मैं बैठा हूं। मैं कंटेनर के अंदर तो नहीं गया ना, कंटेनर के अंदर से जाके तो मैं यूआरएल लॉन्च नहीं कर सकता, मेरे पास ब्राउजर ही नहीं है वहां पे, इट्स जस्ट इट्स जस्ट अ स्मॉल थिंग कंटेनर। तो मैं फिर उस पोर्ट को विंडोज पे मैप करवा देता हूँ ताकि मैं विंडोज के ब्राउजर्स पे वो पोर्ट एक्सेस कर सकूं। तो वो मैपिंग होती है पोर्ट नंबर कोलन पोर्ट नंबर, तो मैप दिस फ्रॉम द डॉकर पोर्ट टू द विंडोज पोर्ट। सही है, क्लियर हुई है बात? ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा वरना नंबर कटेंगे जैसे कि मिड टर्म में कटे हैं। ठीक है, मिड टर्म में भी एक बहुत बड़ी कहानी है, तो आपकी मिड टर्म जो है अफसाना है पूरा, आज इसको डिस्कस करते हैं इंशाल्लाह। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारा डेटा नोड, हिस्ट्री सर्वर, नेम नोड, एनजिंक्स किसी वजह से अगर आप चलाना चाहें आप चला दें, नोड मैनेजर, रिसोर्स मैनेजर, ये हमारी 5 सर्विसेज हैं एंड ईच ऑफ देम कैन रन डिफरेंट मोड। ये रिपोजिटरी हम क्लोन करेंगे, तो यहाँ पर नेविगेट टू द, तो ये मैं एग्जीक्यूट कर चुका हूँ ऑलरेडी, तो ये आपको अब हैंड्स ऑन अपने करना है। आप लोग, आई टोल्ड यू कि लैपटॉप्स लेकर आने, कहाँ है आप लोगों के लैपटॉप्स? क्या अभी तो अभी किया क्या है मैंने? एक ही तो कमांड करिए, फोल्डर क्रिएट करने में कितना टाइम लग रहा है यार? हाँ, लैपटॉप्स क्यों नहीं लेके आप लोग? आपका नाम क्या है? बिलाल, पूरा नाम? सैयद बिलाल, इनको बोनस मिलेगा अब। ऑफिस का काम कौन कौन कर रहे हैं यहाँ पे? शाबाश, जल्दी जल्दी बताएं मुझे। अच्छा, जबरदस्त भाई, माशाल्लाह। तो ये चलाना शुरू करें ताकि थोड़ा सा वो, सो ये मैं आपको जो मैंने, जो इनकी डॉकर कंपोज में, आई विल शो यू द फोल्डर बेसिकली। सो ये डॉकर हडूप है, डॉकर हडूप में डॉकर कंपोज YML है, और ये डॉकर कंपोज वर्जन 3 है। ये अभी एक दूसरा एक चीज है, इसको भी हम देख लेते हैं बाद में, ये शायद मल्टी नोड क्लस्टर के लिए है, सॉरी अबाउट दैट यार। तो ये डॉकर कंपोज YML फाइल खोलते हैं। राइट, ये थोड़ा सा मैंने इसको वो किया था, आई चेंज इट, आपको भी चेंज करना पड़ेगा, मैंने उस पर लिख दिया है आई एडेड पोर्ट्स फॉर ऑल द सर्विसेज। ठीक है, सो ये वर्जन 3 का क्या मतलब भाई? आई थिंक ये हडूप का वर्जन 3 होगा, हडूप आई थिंक वर्जन 3 पे है। अच्छा, अब सर्विसेज, ये इंटरनल वर्जन नहीं है, हम इंटरनल लेवल पे वॉल्यूम्स क्रिएट कर सकते हैं। इमेज डाउनलोड होगा ना वो, हाँ, ये शायद अपने रिकॉर्ड के लिए भी हो, लेकिन दिस इज अ रिकॉर्ड, ये हडूप के वर्जन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हमारे वर्जन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा कि हडूप वर्जन 3 पे हम काम कर रहे हैं। ये देखें, इन्होंने यहाँ पे इस ये इमेज इन्होंने बना के रखा हुआ है, जिसके अंदर पूरा का पूरा ये इमेज हम डाउनलोड करेंगे और इसको इस्तेमाल करेंगे। इन्होंने ऑलरेडी इमेज बनाया हुआ है, यहाँ पे हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, उस इमेज को एक्सेस कर रहे हैं। तो हडूप चलाने के लिए इन्होंने एक इमेज बना दिया पूरा पहले से। ठीक है, ये जो इमेज है, ये जो बनेगा, इस इमेज के अंदर मल्टीपल इमेजेस चल रहे होंगे, जो कि हर सर्विस के अलग अलग इमेजेस हैं, बल्कि ये एक ही है, नहीं ये डिफरेंट है। ये देखें, दिस इज वन इमेज, ये नेम नोड का इमेज इन्होंने अलग बना के रखा हुआ है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ नेम नोड की सर्विस चलेगी। ठीक है, सही है, ये तो पता है ना कि नेम नोड क्या होता है, पढ़ाया तो था मैंने, द मास्टर नोड। तो हडूप जब चलेगा तो उसकी मल्टीपल सर्विसेज चलेंगी, और हमें हर सर्विस का यहाँ पे हिसाब किताब रखना है, हमें 500 सर्विसेज लॉन्च करनी होती है। ठीक है, लिनक्स, चाहे आप लिनक्स एनवायरनमेंट में करें या किसी तरह डॉकर पे करेंगे, तो इसी तरह करना पड़ेगा कि हर सर्विस जो है दैट हैज टू बी कंटेनराइज्ड, एंड देन ऑल द कंटेनर्स आर बंडल्ड अप टुगेदर इन वन सिंगल कंटेनर, जिसमें सिंगल लोड का हडूप आपका पूरा सेटअप होगा। ठीक है, समझ में आ गई? तो ये मैं कह रहा हूं कि सर्विसेज की लिस्ट में लॉन्च कर रहा हूं। मैंने कहा जी नेम नोड, और फिर इमेज मैंने बताया कि ये इमेज यहाँ पर इस तरह पड़ा हुआ है, और ये इमेज यहाँ आपको इट इज अवेलेबल हेयर, ये आप देखें ना, ये सी फाइल में होगा।
ये हर एक का उन्होंने ना वो ये डॉकर फाइल बनाई, तो इसके थ्रू वो रन होगा। लेट्स इसको चेक कर लेते हैं। हाँ, फ्रॉम दिस, ये हमारा बेस, ये तो खैर उन्होंने अलग से कंटेनर पहले बना के रखा, ये तो खैर डॉकर फाइल है जो कि उसको ये उसकी कॉन्फ़िगरेशन करेगी ये। दिस इज गोइंग टू कॉन्फ़िगर द नेम नोड, ये उसका वो मेंटेनर कौन है, हेल्थ चेक वगैरह ये वो। अब मुझे नहीं पता कि ये भी इसमें इस्तेमाल हो रहा है कि नहीं। लेट्स सी कि जो दूसरी फाइल है वो क्या कह रही है हमें। बहरहाल, अच्छा ये तो हाइप है, सॉरी। सो ये इमेज है जो उन्होंने ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है। ये वो अपनी रिपोजिटरी BDE 2020 आपको वहां पे मिल जाएगी डॉकर हब पे, ठीक है ना। उसके ऊपर ये इन्होंने इमेज है जो कि आप डाउनलोड करेंगे। वो कंटेनर का नाम नेम नोड है, रीस्टार्ट ऑलवेज। आई थिंक दिस हैज समथिंग टू डू विद स्टॉपिंग द कंटेनर के, या फिर रन करने से इसका कुछ ताल्लुक। फेल ओवर है, हाँ ठीक है ठीक है। फेल ओवर से उसको करने के लिए, टू कम बैक फ्रॉम द फेल ओवर, तो रीस्टार्ट ऑल, अगर कंटेनर बंद होगा तो रीस्टार्ट हो जाएगा जब तक कि मैं खुद उसको वो ना करूं, बंद ना करूं, ठीक है। अच्छा, ये दो पोर्ट्स हैं इसकी 9870 9000, मैंने उसको विंडोज की पोर्ट्स के साथ उन्हीं नंबर्स पे मैप कर दिया है, ठीक है। बेसिकली वी आर गोइंग टू बी वर्किंग ऑन दिस 9870। ये प्रॉब्ली शायद सेकेंडरी नेम नोड की है, आई एम नॉट श्योर ऑन दैट, बट दिस वन वर्क्स। अच्छा, वॉल्यूम्स जो हैं, व्हाट इज द यूज ऑफ अ वॉल्यूम? हाँ, ये जो हमारी डॉकर डेस्कटॉप में जो वॉल्यूम्स आती हैं, ये हमारी इतनी ज्यादा वॉल्यूम्स यहाँ पड़ी, देखें ये वॉल्यूम पड़ी हुई है, इसका क्या इस्तेमाल है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ क्रिएटिंग अ वॉल्यूम? नहीं, वॉल्यूम का मकसद ये होता है कि कंटेनर स्टॉप होने के बाद भी वॉल्यूम्स के अंदर डेटा आपका परसिस्ट करेगा। इफ यू वांट योर डेटा टू परसिस्ट, तो आप उसको वॉल्यूम में आप डालते हैं, तो वॉल्यूम के अंदर आपका डेटा परसिस्ट करेगा। तो अब ये कंटेनर अगर लॉन्च ना भी करूं, ठीक है, सॉरी कंटेनर स्टॉप भी कर दूं, तो लॉन्च के वक्त नेम नोड की जो भी प्रोसेसिंग हुई होगी, लॉग्स होंगी डेटा नोड के ऊपर, वो सारा का सारा नेम नोड की प्रोसेसिंग नेम नोड के वॉल्यूम के अंदर चली जाएगी, ठीक है। सो लेट्स हैव अ लुक एट दिस। जैसा नहीं, रिमूव नहीं करना यार। सो ये नेम नोड का आपका, ये देखें, ये सारा उसका, ये सारी चीजें उसकी आ रही हैं, ठीक है। ये मैंने काफी अरसे तो नहीं, मतलब घंटों में काफी अरसे से चलाया हुआ है। इसको आप इंस्पेक्ट कर सकते हैं। ये HDFS का नेम नोड 9000 पे चल रहा है, इस फॉर्मेट के भी HDFS के अंदर। ये उसकी सारी कॉन्फ़िगरेशन थी। अभी तो खैर ये कंटेनर नहीं चल रहा, ये जो कल मैंने सारा चलाया था ना, ये उसकी सारी चीजें यहाँ सेव हुई हुई हैं, ठीक है। अब इसको इस्तेमाल कैसे करना है, ये फिर दिस रिक्वायर्स सम एडवांस डॉकर क्लस्टर, हडूप क्लस्टर ट्रेनिंग। उसमें फिर आपको पता चलेगा कि ये कैसे करना है। स्टैट्स शायद उस वक्त आएंगे कि जब वो आपका वो हो जाए। इसी तरह आप देखेंगे कि जो डेटा नोड, क्योंकि मैंने 3 वॉल्यूम्स क्रिएट किए इसके अंदर, तो लिहाजा वो 3 वॉल्यूम्स के अंदर आपको ये सारी चीजें इसी तरह यू कैन ऑल्सो इंस्पेक्ट दिस, या आप इंस्पेक्शन करें तो इस तरह डेटा नोड का भी सारा मामला जो है ना यहाँ पे यानी तय हुआ है। दैट्स द थिंग, ठीक है भाई। सो आई क्रिएट 3 वॉल्यूम्स, लेकिन मैंने उसको इसी तरह स्पेसिफाई किया हुआ है, बस कोलन करके इसको छोड़ दिया इस तरीके से। सो Hadoop DFS name, what is this? हाँ, इस डायरेक्टरी, ये डिफॉल्ट डायरेक्टरी है जो हडूप के अंदर क्रिएट होगी, नेम नोड रन होगा, इसका सारा डेटा आपने वॉल्यूम में डालना है। जो कुछ डायरेक्टरी में हो रहा है वो हमारी वॉल्यूम में डाल दें, ठीक है। एनवायरमेंट क्लस्टर नेम इक्वल्स टू टेस्ट, ये एक एनवायरमेंट का नाम दे दिया है, और एनवायरमेंट की फाइल कौन सी है, :hadoop.environment। ये कहाँ है फाइल भाई, कहाँ है? ये वाली फाइल है, ठीक है, जो इसी कंपोज की डायरेक्टरी में। बात है नहीं प्लीज, ये मैंने आपको लास्ट टाइम दिखाई भी थी शायद। ये उसकी सारी मैप रिड्यूस की कॉन्फ़िगरेशन, ये सारी मैप रिड्यूस की कॉन्फ़िगरेशन है। ये क्या ना, मैप रिड्यूस की मेमोरी कितनी है, 4 GB,
और मैप की मेमोरी 4 GB है, रिड्यूस ऑपरेशन की मेमोरी 8 GB, क्योंकि रिड्यूस जरा ज्यादा मुश्किल होता है। जावा ऑप्शंस मैप के लिए जो जावा के ये 3072 मेगाबाइट्स यानी 3 गीगाबाइट्स, ये मुझे भूल गया है। ये भी मेमोरी की कुछ कॉन्फ़िगरेशंस की रिक्वायरमेंट है, बाकी उसके कुछ फोल्डर्स वगैरह के नाम है। ये जान की कॉन्फ़िगरेशन पैरामीटर्स, अगर आप उसे छेड़ना चाहें तो आप कर सकते हैं। कुछ कोर चल रहे हैं यहाँ पे, स्नैपी वगैरह, कंप्रेस डेटा कंप्रेस होकर आपको पता है स्टोर होता है। आई थिंक ओरेकल वगैरह में भी वही फैसिलिटी है, तो ये चीज आपकी एनवायरनमेंट फाइल में चल रही है। ठीक है भाई। अच्छा, दूसरी सर्विस मेरी डेटा नोड की है, उसका कंटेनर अलग बना हुआ है। डेटा नोड रीस्टार्ट ऑलवेज पोर्ट 9864, ये पोर्ट ऐड करनी पड़ेगी। ठीक है, या एडेड होगी नहीं, क्योंकि इसका भी हम देख सकते हैं कि क्या हो रहा है। और एनवायरनमेंट में सर्विस प्री कंडीशन क्या है कि नेम नोड 9870 पे चल रहा हो, फिर डेटा नोड लॉन्च होगा। सही है, पहले सर्वर लॉन्च होगा फिर स्लेव लॉन्च होगा ना। तो ये सर्विस प्री कंडीशन मैंने इसमें डाल दी, और एनवायरनमेंट फाइल इसकी यहाँ पे इसी तरह की है। ठीक है, 9870 में देखेगा ये नेम नोड, ये आपकी डॉकर के उसमें देखेगा पोर्ट में, अगर आपके सिस्टम की पोर्ट पर हडूप की जो इंटरनल कंटेनर के अंदर जो चल रहा है उसकी मैपिंग है ये। हाँ, कि आपके जो आप कंटेनर बना रहे हैं इस YML फाइल का, उसमें ऊपर वाली सर्विस पहले स्टार्ट करेंगे, फिर आप ये सर्विस स्टार्ट होगी। हम ऊपर वाली सर्विस को क्योंकि वो पोर्ट फॉर्म में मैप कर दिया था 9870, डॉकर के पोर्ट फॉर्म में मैप कर दिया था सिस्टम के 9870 पोर्ट जी। अब इसमें जो जाके चेक कर रहा है कि डॉकर का पोर्ट 9870 चेक कर रहा है, सिस्टम का पोर्ट 9870 चेक कर रहा है। जो कंटेनर का दिया। अच्छा खालिद, होने दस तक फिर कॉफी जरा सर यार, तो थोड़ा सा कॉफी तो पीनी जरूरी है, क्या हो सकता है। डेटा नोड हो गया, ये कंटेनर के अंदर जो एनवायरनमेंट क्रिएट हो रहा है ना, उसमें चेक करेगा कि नेम नोड 9870 पे लॉन्च हो रहा है कि नहीं। जो विंडोज की मैपिंग है वो तो हमारी अपनी के लिए ना, हम देखना चाह रहे हैं। ठीक है। अच्छा, फिर रिसोर्स मैनेजर है, अगेन द सेम थिंग, उसकी पोर्ट हमने स्पेसिफाई कर ली। इसकी कंडीशन क्या है, नेम नोड 9000, नेम नोड 9870, डेटा नोड 9864। ये दो पोर्ट्स हैं जो कि नेम नोड के हमने ऊपर जैसे स्पेसिफाई किए हैं। दोनों अपने अपने पोर्ट्स पर की जो रेलेवेंट सर्विसेज हैं वो लॉन्च होनी चाहिए। ठीक है। और फिर डेटा नोड भी चल रहा हो, फिर रिसोर्स मैनेजर चलेगा। इसी तरह नोड मैनेजर चलाने के लिए, आई डोंट नो इसका नाम 1 क्यों रखा हुआ है, कंटेनर नोड मैनेजर व्हाटएवर, इसकी पोर्ट ये डाल दें आप। और नेम नोड डेटा नोड रिसोर्स मैनेजर, और आखिर में हिस्ट्री सर्वर है, तो उसमें फिर रिसोर्स मैनेजर की भी वो आ गई। यानी नोड मैनेजर और हिस्ट्री सर्वर चलाने के लिए ऊपर की तीनों सर्विसेज चलते होने चाहिए। सही है जी। हिस्ट्री सर्वर एक्चुअली इट्स नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट एज द नेम नोड। हिस्ट्री सर्वर अप डाउन हो सकता है, लेकिन वो चेक पॉइंटिंग से सारा वो रिकॉर्ड हो रहा होता है। आई थिंक यहाँ वॉल्यूम होगा, हाँ। तो वॉल्यूम का भी मकसद ये होता है कि आप डेटा को रिकवर कर सके। जैसे हम रेडिस वगैरह में देख रहे थे ना, कि रेडिस में अगर क्रैश कर जाएगा तो हमने देखा था AOF होती है, दूसरी फाइल्स वगैरह होती हैं, जिसका एक क्विज आपका अगले ट्यूसडे को है इंशाल्लाह। ठीक है, तो ये चीज फिर उससे आपको हेल्प कर सकती है जी। हाँ, अभी ये तो सिर्फ सिंगल नोड पे है, ये तो सिर्फ सिंगल नोड पे है, ये मल्टी नोड एनवायरनमेंट अभी नहीं है। वो तो जब हम स्वार्म के थ्रू क्रिएट करेंगे फिर उसको ना, वो जरा थोड़ा सा कदरे मुश्किल काम है, लेकिन हो जाएगा। कंटेनर्स में आसान है थोड़ा सा, बस इसको चीजों, अभी हम जरा बेसिक लेवल पे चीजें कर लें, उसके बाद फिर क्लस्टर सेटअप होगा। ठीक है, तो उसमें यही है कि डेटा नोड हमें मल्टीपल हम क्रिएट करेंगे, जाहिर सी बात है, फिर उसमें डेटा नोड्स आपस में कम्युनिकेट करेंगे और फिर आपका क्लस्टर सेटअप होगा। वो थोड़ा सा मुश्किल काम है, लेकिन हो जाएगा इंशाल्लाह। सही है, ये चीज क्लियर हो गई है। सो अब आप जो है ना वो यहाँ पर आ जाएं, इसमें जो कमांड लाइन है, so let me just pull this up. बैकएंड पे अगर हम वो कर लें, okay, so docker compose up
जी अगर आप ये फाइल अपलोड कर दें तो थोड़ी सी, हाँ वो मैंने अपलोड नहीं की, सॉरी यार। अच्छा ओ सॉरी किसी की यही है, हाँ। तो ये अब देखें, ये अब उस हिसाब से तीनों तीनों उसने सर्विसेज आपकी लॉन्च करना शुरू, ये इसलिए जल्दी कर रहा है क्योंकि वो ऑलरेडी किया हुआ है 1 महीने। बस फिर अभी इंतजार करेंगे, अभी बाद में देख लेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। अच्छा अभी हम नौ डिफरेंट पोर्ट्स के ऊपर अब हम इसको चला के देख लेते हैं। हाँ ये एक चीज थी कि डॉकर पहले पीएस करके देख लें। अच्छा सीएस, तो डॉकर पीएस, अब ये आपके जो कंटेनर्स हैं ये सारे के सारे जो हैं, ये सॉरी 5 कंटेनर चल रहे हैं आपके, और अपनी अपनी उस पे जगहों पे चल रहे हैं वो। इफ यू वांट टू सी दैट यूजिंग द डॉकर डेस्कटॉप, तो यहाँ पर अब आप देखेंगे कि ये डॉकर हडूप का कंटेनर चल रहा है, ठीक है। ये सारे के सारे यहाँ पर आपके कंटेनर्स अब लॉन्च हो गए, ये 5 कंटेनर चल रहे हैं और डॉकर हडूप के इमेज के अंदर, ठीक है। ये सारे अपने उसमें, अब आप मजीद देखना चाहें तो आप देख सकते हैं, लेकिन अभी हमें उसकी इतनी जरूरत नहीं है, उसकी सारी वो कॉन्फ़िगरेशंस वगैरह क्या यार ये। अच्छा अब इन ऑर्डर टू एक्सेस, अब ये जो हमारा WSL क्या चीज थी, व्हाट इज WSL? डॉकर फॉर डेस्कटॉप जो है WSL पे चल रहा है ना, WSL2 क्या है WSL? विंडोज सर्विस फॉर लिनक्स या इस तरह करके कुछ है। तो दैट्स बेसिकली ए नेटवर्क, वो एक अलग नेटवर्क है। तो अगर आप यहाँ करें ipconfig/all, तो ये विंडोज के ऊपर जितने भी नेटवर्क्स चल रहे हैं ना, ये उसके सारे कॉन्फ़िगरेशन आपको दे देगा। तो हमारा जो सोर्स ऑफ कंसर्न है वो ये डिफॉल्ट है, टी महमूद लैपटॉप वगैरह वगैरह वगैरह। कहाँ गया यार वो, वाईफाई चल रहा है? हाँ ये इथरनेट अडेप्टर, वी इथरनेट वर्चुअल इथरनेट WSL, ये वो नेटवर्क है जो अभी हम इस्तेमाल कर रहे हैं। कि बेसिकली विंडोज के ऊपर आपने एक अलग नेटवर्क पे पूरा एक लिनक्स एनवायरनमेंट क्रिएट किया हो जिसमें डॉकर रन कर रहा है, ठीक है। अब उसकी ये हाइपर वी वर्चुअल इथरनेट अडेप्टर नंबर 2, ये अडेप्टर, ये क्योंकि अडेप्टर के बगैर तो नेटवर्क होनी तो होता नहीं है, बाकी उसके फिजिकल एड्रेसेस वगैरह, ये दिस इज द IP4 एड्रेस जिसके ऊपर हम अपने नेम नोड्स वगैरह चेक करेंगे। मेरा यही है 172.30.32.1, शायद आपका भी ये आ रहा हो या कुछ और है। सबनेट मास्क या गेटवे अभी नहीं है, नेट बायोस इनेबल्ड है, सही है। तो अब ये हम इस्तेमाल करेंगे उसको एक्सेस करने के लिए। तो इसको हम अगर देखें, सो 9870 पे पहले हम देख लेते हैं। ये हमारा इस वक्त ये नेम नोड 9000 एक्टिव है। तो ये बेसिकली 9870 कहता है कि 9000 मैप हो रहा है। इसकी मुझे इंटरनल्स अभी मुझे इसका पता नहीं है कि 2 पोर्ट्स का आपस में क्या ताल्लुक है, लेकिन बहरहाल इस मामले में हम दो पोर्ट्स के ऊपर अपनी सर्विसेज लॉन्च करते हैं। मे बी बिकॉज इट्स प्रोबेबली वन ऑफ देम इज द सेकेंडरी नेम नोड, द अदर वन इज द प्राइमरी नेम नोड। तो मुझे जो बात समझ में आ रही है, क्योंकि सेकेंडरी नेम नोड का अलग से कोई कंटेनर नहीं है, so one of them is probably that, other one is that। अभी मुझे इसका मुझे भी चीज याद भी नहीं आ रही है, जिसको आप डिग अप कर सकते हैं कि क्या तरतीब है, ठीक है। बहरहाल ये आपका नेम नोड चल रहा है, और नेम नोड के अंदर सिक्योरिटीज ऑफ सेफ मोड वगैरह 42 फाइल्स एंड डायरेक्टरीज क्योंकि पहले भी क्रिएट की हुई हैं। लाइव नोड्स कितने हैं, डेड नोड्स कितने हैं, अभी एक ही नोड चल रहा है, मल्टी नोड में फिर ये मल्टीपल होंगे। कोई नोड आपका गया नहीं है, डीकमिशनिंग वगैरह, एंटरिंग मेंटेनेंस नोड्स, टोटल डेटा नोड वॉल्यूम फेलियर्स, नेम नोड का स्टेटस वगैरह क्या है, स्टोरेज, DFS स्टोरेज टाइप्स। बाकी जो है डेटा नोड के अलग भी हम वो फॉर्मेट देख सकते हैं। ये तो खैर HTTP एड्रेस है, लेकिन हम उसको किसी और तरीके से एक्सेस करेंगे। फेलियर्स कोई भी नहीं है, स्नैपशॉट अभी तक कोई नहीं लिया गया। स्टार्टअप प्रोग्रेस, जो क्लस्टर मैनेजमेंट के लोग हैं वो ये जानते हैं। ब्राउज द फाइल सिस्टम, दिस इज द फाइल सिस्टम, जो कि आपका फाइल सिस्टम। अब देखें ये बेसिकली मैंने लास्ट टाइम फाइल सिस्टम क्रिएट किया था, कल मैंने फाइल सिस्टम क्रिएट किया, तो कंटेनर सब बंद कर दिए
जब दोबारा से चलाया तो वो फाइल सिस्टम सारा अपनी जगह पे मौजूद है। तो ये बेसिकली परसिस्ट कर रहा है उसको, क्योंकि क्यों परसिस्ट कर रहा है ये? हाँ, वॉल्यूम की वजह से परसिस्ट कर रहा है कि वॉल्यूम पे जितना हमने काम किया था वो वॉल्यूम पे सारा रिकॉर्ड पड़ा हुआ है, वो वहां से लाके कंटेनर के फिर रिट्रीव कर रहा है वो। सो दैट इज द पर्पस, द गुड थिंग अबाउट क्रिएटिंग द वॉल्यूम। सही है, इससे आगे ना पूछिएगा, ठीक है। सो ये ऐप लॉग्स और आरएम स्टेट और टेम्प तो खैर मेरे ख्याल में हमने खुद क्रिएट की थी, कुछ इसकी डिफॉल्ट एक दो डायरेक्टरीज। अब ये हम एचडीएफएस के ऊपर खड़े हुए, दिस इज वी आर वर्किंग ऑन दी एचडीएफएस के ऊपर आप वो कर सकते हैं, इसकी प्रोग्रामिंग वगैरह जो भी है, कमांड्स वगैरह। एचडीएफएस की अपनी कोई तकरीबन 25 से 30 कमांड्स हैं जो ज्यादा इस्तेमाल होती हैं, कसीरुल इस्तेमाल जिसको आप कहते हैं, बाकी इतनी ज्यादा इस्तेमाल नहीं होती, ठीक है। अच्छा, अगर यही चीज फिर अगर आप उसमें जाके देखें, डेटा नोड को आप चला के देखें, डेटा नोड में आपको वही व्यू मिल जाएगा जो कि आपका वहां पर था। डेटा नोड ऑन दिस ब्लॉक पूल्स। ब्लॉक का क्या मतलब है? व्हाट डू यू मीन बाय ब्लॉक? डेटा जब एचडीएफएस पे डिस्ट्रीब्यूट होता है तो ब्लॉक्स में होता है, ठीक है। इट गेट डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ब्लॉक्स, और ब्लॉक के साइज मेरे ख्याल में एनवायरनमेंट फाइल में भी होगा यहाँ पे। लेट मी जस्ट चेक दैट। हाँ, यहाँ पे वो इसमें वो चीज नहीं आ रही ब्लॉक के अंदर ना, यहाँ ब्लॉक साइज होता है कि आपको वो कॉन्फ़िगर करने के लिए। आई थिंक डिफॉल्ट ब्लॉक साइज 32 मेगाबाइट्स का होता है। 64 है, कहाँ है? इंटरफेस यार, ये क्या कर रहा है? अच्छा, रैप अराउंड जी, मैंने कुछ गड़बड़ की हुई है यार। अच्छा, इसको बारह 64 कहीं लिखा होगा, जब हो सकता है आपकी बात सही हो। यहाँ नजर आ रहा है कहीं 16384 बी कोर्स 8? नहीं यार, बहरहाल ये कहीं ना कहीं होगा। अगर ये कह रहे हैं तो मुझे सोर्स मैनेजर रिपोर्ट पे चलेगा। अच्छा, बहरहाल चले, ये इसकी एनवायरनमेंट फाइल के अंदर ही है, इसको भी हम फिर इस बाद में इसको देख लेंगे इंशाल्लाह। सही है, तो ये आपका डेटा नोड हो गया, और वॉल्यूम इंफॉर्मेशन वगैरह सब यहाँ पर है। इसकी यूटिलिटीज इतनी खास है नहीं, लॉग्स वगैरह होती हैं, लॉग्स में अभी तो कुछ इतनी खास चीज नहीं है, ठीक है। अच्छा, ये आपका क्या है? 8042 पे क्या चल रहा है भाई? क्या चल रहा है? नोड मैनेजर आई थिंक। सो दिस इज योर नोड मैनेजर। हाँ, नोड मैनेजर। टोटल वर्चुअल मेमोरी एलोकेटेड फॉर कंटेनर्स 33.6 गीगाबाइट्स, जो कि अच्छी खासी है। और वी कोर्स कितनी एलोकेटेड है? वर्चुअल कोर्स बेसिकली वर्चुअल एनवायरनमेंट में चल रहा है, तो वर्चुअल मेमोरी, वर्चुअल कोर्स वो आपको दिए गए। नोड इन्फॉर्मेशन तो मेरे ख्याल में यही होगी शायद, लिस्ट ऑफ एप्लीकेशंस और लिस्ट ऑफ कंटेनर्स। यहाँ पे भी उस तरह से चीजें आनी रही। ये फिर जरा थोड़े से एडवांस टॉपिक्स हो जाएंगे। टूल्स हमारी कॉन्फ़िगरेशन पे। अच्छा, इसमें ज्यादातर जो व्यूज आते हैं ना, वो वही XML फाइल्स आ जाती हैं ज्यादातर। कॉन्फ़िगरेशन फाइल तकरीबन सारी XML फाइल्स होती हैं, उसी हिसाब से वो आ जाते हैं। सर्वर स्टैक्स वगैरह, ये देखें ना, इसी तरह की सारी फाइल्स आती हैं, इससे आपको पता चल जाएगा कि क्या तरतीब है। बहरहाल ये आपका नोड मैनेजर है, और उसके बाद जो है आपका ये आपका पता नहीं रिसोर्स मैनेजर है या क्या है। आई एम थिंक दिस इज नॉट दी हिस्ट्री सर्वर, दिस इज योर एप्लीकेशन हिस्ट्री। तो ये हिस्ट्री है, आपने एप्लीकेशन टाइप मैप रिड्यूस एक टास्क चलाया था जो सक्सीड हो गया, ब्ला 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 ब्ला, ये सब चीजें उसमें दिखा रहा है। और फाइनल जो है वो हमारे पास क्या है, एक क्या था, नेम नोड था, और क्या क्या था? हिस्ट्री सर्वर था, और एक और चीज थी ये यहाँ पर होगा नेम नोड मैनेजर। नोड मैनेजर हो गया, एसटी रिसोर्स मैनेजर। तो वन ऑफ देम इज द रिसोर्स मैनेजर, द अदर इज द नोड मैनेजर।
ठीक है, और एक जो है ना हिस्ट्री, आई थिंक दिस इज इनफैक्ट आई थिंक नोड मैनेजर, और ये आपका हिस्ट्री मैनेजर है, हिस्ट्री सर्वर। तो बहरहाल ये आपकी 5 सर्विसेज इस तरह चल जाएंगी, आपको बस अपना आईपी एड्रेस वो रखना है जो कि WSL के नेटवर्क का है। सही है, मतलब अगर आईपीए के नेटवर्क का आईपी एड्रेस में डालूंगा तो इस पे नहीं चलेगा वो, क्योंकि पूरा एनवायरनमेंट आईपी उसके WSL के नेटवर्क पे चल रहा है, लिहाजा आपको उसका आईपी एड्रेस यूज करना है, बस दैट्स द मेन थिंग। बाकी ये सब मॉनिटरिंग के लिए अंबारी वगैरह जो फ्रंट एंड प्रोविजनिंग टूल्स हैं वो भी सारे इसी तरह के यूआरएल्स पे चल रहे होते हैं, और आप उसको रन टाइम पे सिस्टम स्टैट्स वगैरह चेक कर रहे होते हैं। ठीक है, अच्छा अब आगे जो है ये सब हो गया, ये सब चीजें हमें समझ में आ गई। अच्छा अब ये एक बहुत ही चाइल्डिश एग्जांपल है जो पूरी दुनिया में इस्तेमाल होती है वर्ड काउंट की। सही है, तो मैंने क्या किया होता कि कल मैंने इस तरह किया था कि ये एक ये जार फाइल आप डाउनलोड कर लें। अब इसमें क्या है कि मैप रिड्यूस कोड ऑलरेडी लिखा हुआ है। सही है, मैप रिड्यूस इज द नेम ऑफ 2 फंक्शंस जो कि आपके मैप और रिड्यूस फंक्शंस होते हैं। व्हाट दे डू इज के दे ट्रांसफॉर्म योर डेटा टू की वैल्यू पेयर्स। तो आपको अपने डेटा को की वैल्यू पेयर में कन्वर्ट करना होता है थ्रू मैप, एंड दोज की वैल्यू पेयर्स आर प्राइमरीली यूज्ड टू फाइंड आउट द रिजल्ट जो कि आपको चाहिए। सही है, तो इसकी एग्जांपल एक छोटी सी कर लेते हैं ताकि फिर तफसील हम इंशाल्लाह ताला इसको बाद में देख लेंगे। ये रिकॉर्डिंग मैं नहीं करता बिकॉज आई कांट शो दिस। तो डॉकर सीपी के बाद अगर आप कोई फाइल देते हैं तो इसका मतलब ये है कि विंडोज से कंटेनर में डाल दें। तो ये फाइल आप कहां डालें, नेम नोड जो कंटेनर का नाम है कोलन उसका फोल्डर इंटरनल टेम्प फोल्डर नेम नोड के अंदर चल रहा है, उसमें मैंने डाल दी, ये उसके अंदर चली जाएगी। क्रिएट अ फाइल विद सेवरल सेंटेंसेस, ये मैं आपको दिखा देता हूं जो वर्ड फाइल क्रिएट की है। दिस इज द वर्ड फाइल। ठीक है, ये कोई इतना वो बिल्कुल बच्चों वाली चीज है यार, ये हॉबिट का मैंने देख लिया था। ठीक है, बाकी नॉवेल्स इस काबिल नजर नहीं आ रहे थे कि मैं यहाँ रखूं, तो इसलिए फिर मैंने यही कर लिया वो। हाँ नहीं ना पढ़े कोई ऐसा मसला नहीं। ठीक है, तो डॉकर सीपी वर्ड्स डॉट पहले जार फाइल डाली टेम्प में। ठीक है, और फिर डॉकर सीपी वर्ड्स डॉट टीएक्सटी नेम नोड टेम्प फिर ये डाल। अब नेम नोड के ऊपर आपका ये चला गया क्या कहते हैं वर्ड्स डॉट टीएक्सटी, और जार फाइल वहां चली गई। अब उसके बाद आप नेम नोड के अंदर अगर बैश करें आप, हाँ लेते हैं, बस ये खत्म हो जाए ना फिर। ठीक है, एक काम खत्म करके ब्रेक लेना चाहिए ना, इससे मुनासिब नहीं लगता कि बीच में से उठ के जा रहे हैं। क्या ख्याल है, बिन बैच था? तो ये अब अगर यहाँ पे एलएस करेंगे तो cd टेम्प करेंगे तो ये इसके अंदर आप देखें वर्ड्स डॉट टीएक्सटी और ये आपकी वो फाइल पड़ी हुई है। ठीक है, अच्छा अब उसके बाद ये जो कमांड्स हैं HDFS का मतलब है कि अब मैं HDFS के ऊपर अब काम करने लगा हूँ। ठीक है, तो DFS ये उसका एक क्या कहते हैं कीवर्ड है। देन आई एम यूजिंग मेक डायरेक्टरी। मेक डायरेक्टरी का मैंने पूरा ये एक डायरेक्टरी का पूरा ट्री बना दिया। -3 का मतलब है कि मैं पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप के तहत बना रहा हूँ। तो पहले यूजर बनेगा, फिर रूट बनेगा, फिर इनपुट बनेगा। मेक डायरेक्टरी मैंने कर ली। उसके बाद कॉपी फ्रॉम लोकल। अब ये क्या कह रहा है, नेम नोड के टेम्प फोल्डर से उठा के HDFS पे डाल रहे हैं। कॉपी फ्रॉम लोकल यानी लोकल नेम नोड से उठा के आप किस पे डाल दें, अब HDFS पे। तो HDFS मैंने आपको ब्राउज करके दिखाया था कि यहाँ यूजर का फोल्डर बना हुआ है। तो अगर आप यहाँ देखें, ये देखें, ये यूजर का फोल्डर बना हुआ है, यूजर रूट और इनपुट। ठीक है, और इनपुट के अंदर मेरे पास यहाँ पर क्या है, वर्ड्स डॉट टीएक्सटी आई हुई है। ये वो चीज है कि वो आपको इस कमांड से मिलेगी, ये जो यहाँ लिखा हुआ ना। ठीक है, दिस इज व्हाट विल हैपन। यूजर रूट इनपुट आपने उसको कॉपी फ्रॉम लोकल करके लोकल नेम नोड से आपने HDFS पे डाल दी। इसी तरह आपने क्या किया, अब आप क्या करें, अब आप नेम नोड के ऊपर एग्जीक्यूट करें hadoop jar temp। ये आप जार फाइल जो है एग्जीक्यूट करो, और org.hadoop.examples.wordcount ये मैंने बेसिकली पूरी क्लास बनाई हुई है। ठीक है, ये आपने एग्जीक्यूट करनी है। इनपुट में डेटा पड़ा हुआ है, आउटपुट पे आप डाल दें डायरेक्टली। ठीक है,
तो बस ये हम इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। कि ये दोबारा से रन कर लेगा उसको। वैसे टास्क तो रन हुआ पड़ा ही हुआ है। इसमें अभी थोड़ा सा एक चक्कर ही आ रहा था कि वो जस्ट शो द एग्जीक्यूशन, फायर ऑलरेडी एग्जिस्ट एक्सेप्शन। ठीक है भाई, आप फिक्र नहीं करें, मैं आउटपुट 2 कर देता हूँ इसको। हाँ, अब ये अब आपका पूरा ना वो चलना चाहिए कि जॉब रिसोर्स अपलोडर, जॉब सबमिटर, अभी ये चल रहा है मैप रिड्यूस जॉब, रनिंग जॉब। ये यूआरएल यहाँ पर है, पता नहीं यहाँ पर अभी मैं डेटा नोड को आप देख लें इस वक्त क्या हो रहा है। एक्टर स्टेट रनिंग है इस वक्त, ठीक है। और आई डोंट नो कि यहाँ पर क्या हो रहा होगा। मैप 0%, रेड्यूस 0%। आप देखें कि इतना ज्यादा भारी टास्क नहीं, लेकिन फिर भी टाइम लगा। देखें मैप उसने कर लिया, मैप 100% कंप्लीट हो गया। अब ये उसका पूरा, ये उसने पूरा वो कर दिया। ये पता नहीं सक्सेस हुआ है कि नहीं हुआ। अभी जॉब कंप्लीट सक्सेसफुली, काउंटर्स 54, फाइल सिस्टम काउंटर, जॉब काउंटर्स, मैप रिड्यूस फ्रेमवर्क, ब्ला 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 ब्ला, शफल एरर्स, दिस बाइट्स रिटर्न दिस। अब इसके अंदर आप ये कर सकते हैं कि क्या है यार, ये है ना, सॉरी फॉर द ऑनलाइन गाइस, ये सारा आपका मैप सब एग्जीक्यूट हो गया है। अब हम इसमें आते हैं तो यहाँ पर अगर आप फाइल सिस्टम को ब्राउज करें और यूजर रूट आउटपुट 2 के अंदर जाएं तो ये बेसिकली फाइल है पार्ट R00000, जो कि आपकी एक सक्सेस उसको डिमॉन्स्ट्रेट करिए। अब इसमें वर्ड काउंट है, लेकिन अभी इसको बेसिकली वी हैव टू कॉपी टू लोकल एंड देन कॉपी टू द डेस्कटॉप अगेन। जैसा कि हमने डेस्कटॉप से नेम नोड से HDFS, अब HDFS से ये वाली फाइल उठा के पार्ट R00000 उठा के नेम नोड, और नेम नोड के अंदर आप चाहें तो नैनो वगैरह पे चेक कर लें, नहीं तो फिर आप इसको विंडोज में लाके किसी टेक्स्ट एडिटर में देख लें। वो मैंने अभी तक किया नहीं है, वो भी काम थोड़ा बाकी है, लेकिन बेसिकली वो आपको हर वर्ड का वो काउंट करके दिखा देगा। तो ये आपके पास आउटपुट आ गई, सही है। ये बेसिकली उसकी एग्जीक्यूशन है, फिर उसको देख लेंगे। चलिए ब्रेक ले लेते हैं अभी। अच्छा, just in 10 to 15 minutes I will browse through this quickly. Apache Hive is a distributed fault tolerant data warehouse system that enables analytics of large data sets residing in distributed storage using SQL. We have talked about this several times, ठीक है। तो exactly this, तो SQL की तरह का इसका फॉर्मेट होता है, SQL की तरह आप इसमें काम कर सकते हैं, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। हाइव के लिए यू नीड टू हैव अ डेटाबेस जहां पर आप मेटा डेटा को स्टोर कर सकें, उसको हम कहते हैं मेटा स्टोर, ठीक है। डिफॉल्ट जो डेटाबेस है वो डरबी है, लेकिन आप मल्टी नोड एनवायरनमेंट के अंदर फिर आपको एक रिलेशनल डेटाबेस कॉन्फ़िगर करना पड़ता है, जैसे पोस्टग्रेस या माईसीक्वल। तो ये काम भी हमें करके देखना पड़ेगा, ठीक है। डिफॉल्ट डेटाबेस इसका सिंगल नोड एनवायरनमेंट के लिए डरबी है, ठीक है। The key benefit of using a relational database is low latency and improved performance. तो Hive अगरचे बिग डेटा एनालिटिक्स कर रहा है, लेकिन जो internally it uses a relational database for metadata management, ठीक है। ये बस एक चीज याद रखने की, ये इसको मेटा स्टोर है और ये उसकी Hive की API है जो कि आप इस्तेमाल करेंगे टर्मिनल से, और ड्राइवर है उसका, Hive का ड्राइवर होता है। ये सारी चीजें उसके प्री डिफॉल्ट इंस्टॉल हो जाएंगी। बैकग्राउंड पे जाहिर सी बात है Hadoop के ऊपर ही सब काम होना है, ठीक है। तो हाइव पे जो भी SQL कमांड आप देंगे वो कमांड इट इज गोइंग टू गेट कन्वर्टेड टू मैप रिड्यूस फॉर्मेट, क्योंकि हाइव में जो अभी आप टेबल्स वगैरह बना रहे हैं वो एक्चुअली HDFS के ऊपर सारे स्टोर्ड होते हैं, ठीक है। और फिर वो उनको एग्जीक्यूट करने के लिए HDFS ओनली अंडरस्टैंड्स मैप रिड्यूस। तो वो मैपिंग वैपिंग वो सब हाइव API का काम है, वो आपकी टेंशन नहीं है। आपका काम ये है कि आप सिर्फ SQL टाइप करें। इसी तरह जो अपाची ड्रिल है, अपाची ड्रिल में भी यही मामला है, ठीक है, कि आपने सिर्फ SQL लिखनी है, बैकग्राउंड के ऊपर Hadoop क्लस्टर चल रहा है, MongoDB चल रहा है, फलां चल रहा है, ये चल रहा है, आपको इससे कोई सरोकार नहीं। आपने सिर्फ कॉन्फ़िगर करना है और वो उसको फिर आराम से SQL का रिजल्ट आपको निकाल के लाके दे देगा। तो अब ये चीज अब हमारे NoSQL में बहुत प्रिवेलेंट हो चुकी है,
हाइव खासतौर पे बहुत प्रिवेलेंट यूजेज पे है, क्लाउड पे इस्तेमाल होता है, काफी कंपनीज करती हैं इसको क्लाउड पे। क्लाउड के ऊपर हडूप क्लस्टर है, उसके ऊपर आमतौर पे हाइव के ज्यादा काम होता है, एचबेस वगैरह कम होते हैं, ठीक है। हाइव कम्स विद अ ड्राइवर, कंपाइलर, एग्जीक्यूशन इंजन, मेटास्टोर एंड एपीआई, ऊपर लिखा हुआ है। यूजेस हडूप एज द अंडरलाइन स्टोरेज। दिस बिल्ट इन मेटास्टोर यूजेस द डर्बी डेटाबेस। सॉरी इसको more info can be found at this link. हाँ, ये खैर मैंने इससे इन्फो निकाल ली है। मेटास्टोर सारी इंफॉर्मेशन स्टोर करता है टेबल्स की और उनके रिलेशनशिप्स की, जो कि आप क्रिएट करेंगे। इट इज अ नेसेसरी कंपोनेंट ऑफ हाइव एंड ऑल आरडीएमएसएस और एनी डेटाबेस। ऑरेकल मेटास्टोर वगैरह पता है आप लोगों को? ऑरेकल का होता है मेटास्टोर, किसी को मालूम है? ऑरेकल का या माइस्क्ल किसी ने इस्तेमाल किया हो? आई थिंक वो कह रहे हैं तो ऐसा होगा। हाइव इज स्कीमा ऑन रीड, यानी वो रीड करेगा और स्कीमा क्रिएट कर देगा। एंड द स्कीमा टू फाइल मैपिंग इज स्टोर्ड इन द मेटास्टोर। स्कीमा टू फाइल कौन सी? जो कि एचडीएफएस की फाइल है। आपने स्कीमा बनाया, उसकी फाइल पे मैपिंग होगी, वो मेटास्टोर में सारी स्टोर होती है इन्फॉर्मेशन, जैसा कि हम वॉल्यूम्स में कंटेनर का सब स्टोर कर रहे हैं। दिस मीन्स जो टैबुलर स्कीमा आप क्रिएट करेंगे वो मेटास्टोर यानी डर्बी पे स्टोर होगा। डर्बी डेटाबेस ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। अगर आप मल्टी नोड एनवायरनमेंट में जा रहे हैं तो आपको एक आरडीबीएमएस मेटास्टोर के लिए कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। ये जो जो हम क्लस्टर जो हम इमेज डाउनलोड करेंगे बिग डेटा यूरोप से, उसमें पोस्टग्रेस चल रहा है। पोस्टग्रेस चल रहा है उसके अंदर, तो उन्होंने ऑलरेडी उसको पोस्टग्रेस को चला दिया उसके अंदर। पोस्टग्रेस का अलग पूरा कंटेनर चल रहा है उसके अंदर, ठीक है। So starting from version 0.14, Hive supports all the asset properties which enable us to use transactions, create transactional tables, and run queries like insert, update, delete on tables. तो इसका बेसिकली एसिड मोड आप कह रहे हैं ऑन हो जाता है। एसिड मोड आपको ऑन करना पड़ता है अगर आप चाहते हैं कि मेरा हाइव कंप्लीटली एसिड कंप्लायंट हो। क्या मतलब है कि एक बंदा क्वेरी रिट्रीव कर रहा है और उसी टाइम पे उस टेबल पे कोई बंदा राइट कर रहा है कॉन्करेंटली, जैसा कि ओरेकल डेटाबेसेस में भी ये फैसिलिटी होती है। एक क्लाइंट क्वेरी पढ़ रहा है, उससे रीड कर रहा है डेटा को, और एट द सेम टाइम क्लाइंट उस टेबल, दूसरा क्लाइंट उस टेबल के ऊपर डेटा राइट कर रहा है। तो ओरेकल कॉन्करेंसी मैनेजमेंट करता है। इसी तरह हाइव के अंदर भी कॉन्करेंसी मैनेजमेंट अवेलेबल है, लेकिन आपको वो मोड एनेबल करना पड़ेगा। दैट्स द मेन थिंग, ठीक है। यहाँ पर डेटा इज टिपिकली लोडेड फ्रॉम बैच प्रोसेसिंग फॉर एनालिटिकल पर्पसेस। ओल्डर टेबल्स, ओल्डर वर्जन्स डोंट सपोर्ट एसिड बट न्यूअर वर्जन्स डू, ठीक है। हाइव सपोर्ट्स फुल एसिड सिमेंटिक्स एट द रो लेवल, यानी रो लेवल तक एसिड कंप्लायंस आपको मिलेगी। So that one application can add rows when other reads from the same partition without interfering with each other. Partition क्या होता है कि टेबल के हिस्से, जैसे आपने ईयर का डेटा स्टोर किया है ना सेल्स का, तो पता चला कि 2021 पे बहुत सारी क्वेरीज आती हैं। ईयर 2021 की वेयर कंडीशन के अंदर बहुत सारी क्वेरीज आती हैं। तो आप अपने हाइव टेबल की जो सेल्स का टेबल है उसका एक पार्टीशन बना देंगे जिसमें ईयर 2021 की सारी रोज अलग पार्टीशन में आ जाएंगी और अलग इंडेक्स हो जाएंगी। तो लिहाजा वो क्वेरी प्रोसेसिंग आपकी जो फास्ट हो जाएगी। तो यू कैन क्रिएट पार्टीशन। ये इसकी एक मेजर वो है फ्लो, मेजर इसका फीचर है जो कि हम इस्तेमाल कर सकते हैं। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, ये क्या लिखा है यार? One of the important properties that you need to know is hive.txn transaction.manager, which is used to set Hive transaction. By default, Hive uses dummy TXN manager. To enable ACID, we need to set it to DB TXN manager. सही है। तो अगर आपने एसिड कंप्लायंस चाहिए तो आपने अपना ट्रांजैक्शन मैनेजर चेंज करना होगा। तो अब जैसे ये set hive.support.concurrency equals to true, set hive.this equals to org. जैसे अब ये जो org ये है, ये बेसिकली हाइव एपीआई है। ये हाइव एपीआई में आप कह रहे हैं कि यार फलां क्लास को अब मेरा वो सेट कर दो ट्रांजैक्शन मैनेजर। ये हाइव एपीआई में चीजें, ये जावा में सारी चीजें, पूरा हडूप जो है जावा में बेसिकली प्रोग्राम हुआ था और अभी भी कोर उसका जावा में ही है। लेकिन आप प्रोग्रामिंग के लिए आप डिफरेंट फ्रंट एंड्स, आप लैंग्वेजेस इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे पाइथन, स्काला वगैरह सब कुछ, लेकिन उसकी डिफॉल्ट कोडिंग जो है ना जावा में हुई थी। द फॉलोइंग आर नॉट रिक्वायर्ड इफ यू आर यूजिंग हाइव 2। तो मेरे ख्याल में हम हाइव 2 पे ही हैं। एनफोर्स बकेटिंग कर दें, डायनेमिक पार्टीशनिंग मॉडल नो स्टिक कर दें, ये उसके फॉलोइंग पैरामीटर्स रिक्वायर्ड फॉर स्टैंड अलोन हाइव मेटास्टोर, जो कि हम लोग कर रहे हैं। हाइव कंपैक्टर इनिशिएटर ऑन, कंपैक्टर वर्कर थ्रेड्स, ये उसके अपने, इसकी अभी तफसील हम देख नहीं सकते।
You also need to create transactional table by using TBL properties, transaction equals to true. अगर आप एसेट कंप्लायंस चाह रहे हैं, ये सब चीजें करनी पड़ेंगी, और टेबल को आपको जब आप क्रिएट टेबल करेंगे उसमें आप लिखेंगे ट्रांजैक्शनल इक्वल्स टू ट्रू, कि ट्रांजैक्शनल मोड में ये टेबल क्रिएट होगा, तो दैट मेक्स इट विल मेक इट एसेट कंप्लायंट. एंड यू हैव टू सेट द फॉर्मेट एज द ORC फॉर्मेट. में आपको कहते हैं ना डिफरेंट फॉर्मेट्स होते हैं, तो इसमें आपको टेबल का फॉर्मेट ORC फॉर्मेट सेट करना पड़ेगा. सम ऑफ द लिमिटेशंस ये हैं इसकी, मैं आपको एग्जांपल्स अभी दिखा देता हूं. टू सपोर्ट एसेट, Hive table should be created with transactional table property. Currently only ORC file format is supported. Transaction manager set करना पड़ता है. Transaction manager के तहत जो भी tables create होंगे उनको आप दूसरे transaction manager से access नहीं कर सकते, यानी दो अलग modes में काम होगा, इनके आपस में कोई ताल्लुक नहीं होगा. ठीक है, नॉन एसेट वर्सेस एसेट का इंडिपेंडेंट काम चलेगा. एक्सटर्नल टेबल्स कैन नॉट बी क्रिएटेड टू सपोर्ट एसेट. आपको हाइव में ही टेबल्स क्रिएट करने पड़ेंगे. आप कहीं से टेबल इंपोर्ट करके उसको आप ट्रांजैक्शन ही बना सकते हैं. आपको शुरू से बाय स्क्रैच हाइव के अंदर ट्रांजैक्शनल टेबल क्रिएट करना पड़ेगा, फिर ही एसेट कंप्लायंस बनेगी उसकी. ठीक है. लोड इज नॉट सपोर्टेड ऑन एसेट ट्रांजैक्शन टेबल. लोड का क्या मतलब है कि डेटा लोड, ये लोड की कमांड होती है, जैसे CSV से टेबल में डेटा डाल दो, दैट इज डन यूजिंग द लोड कमांड. लेकिन ये ट्रांजैक्शनल टेबल में लोड सपोर्ट नहीं होगा, आपको इंसर्ट इनटू करना पड़ेगा. On transaction, all the operations are auto commit as begin, commit and rollback are not yet supported. तो ये begin transaction, commit transaction जो हम उसमें भी देख रहे थे Redis में, तो ये अभी यहाँ पे ट्रांजैक्शन बोर्ड में सपोर्टेड नहीं है. ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा शायद टाइम लगेगा. तो इसमें मैं आपको थोड़ा सा करके दिखा देता हूँ. ये हाइव का जो फोल्डर है, मैं आपको बस थोड़ा सा कमांड लाइन सभी दिखा देता हूँ, क्योंकि हमें वो भी काम करना है. तो इससे मैं एग्जिट करता हूँ. तो सॉरी, हाइव मास्टर. तो यहाँ पर यहाँ पर इसकी फाइल है. तो अभी क्योंकि हमारे पास टाइम जरा कम है, मैं आपको खैर वो फाइल एक मिनट दिखा दूँ ताकि हम उसको देख सकें. हाँ, ये उसकी फाइल है. सर्विसेज में नेम नोड है, डेटा नोड है, हाइव का सर्वर है. अगर आप कोई भी डेटा देंगे, जैसे हमने नेम नोड को क्या दिया था, वर्ड्स दिए थे ना, तो यहाँ पर आपको हाइव सर्वर को देना पड़ेगा. पता नहीं नेम नोड को भी दे सकते होंगे, लेकिन हाइव सर्वर को दें तो ज़्यादा उसमें वो कंपैटिबल चीज़ नजर आती है. फिर ये मेटा स्टोर है उसका, जो हमारा बाय डिफॉल्ट डरबी है. पता नहीं यहाँ पे ये देखें, इन्होंने मेटा स्टोर में क्या डाला भाई, पोस्टग्रेस चल रहा है इनका एज अ कंटेनर. ठीक है. और अच्छा, ये अलग सर्विस है यार. हाँ, ये तो डिफॉल्ट, फिर यहाँ पे क्यों पोस्टग्रेस डाल दिया इन लोगों ने, जब अलग से यहाँ बनाया हुआ है. यहाँ पे खैर डरबी होना चाहिए, लेकिन बहरहाल उन्होंने मे बी इट्स अ वर्क इन प्रोग्रेस. 2 वॉल्यूम्स हैं इस तरह. तो इसको जब हम करेंगे डॉकर कंपोज, क्या था अब, -D क्या था, ये प्रेस्टो कोऑर्डिनेटर, नेम नोड 1, हाइव मेटा स्टोर, डन, ये सब चीजें आपकी ये चल जाएंगी. अब अगर मैं ये लेट मी जस्ट, जो इसमें आपने, हाँ, ये बेसिकली नेम नोड आप देख सकते हैं, डेटा नोड है, और ये प्रेस्टो का नोड है. ये प्रेस्टो, अगर असल में प्रेस्टो क्या चीज है, व्हाट इज प्रेस्टो, बताया हुआ है मैंने. ये अपाची प्रेस्टो इज अ एसक्यूएल ओवर हडूप सर्विस. अपाची प्रेस्टो जो है ना, वो एसक्यूएल, मेरे ख्याल में यहाँ उन्होंने इसलिए, क्योंकि यहाँ पे आप प्रेस्टो को क्वेरी फ्रंट एंड के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं. अदरवाइज एक फ्रंट एंड भी मिल जाता है. ह्यू का नाम सुना आप लोगों ने, अपाची ह्यू. अपाची ह्यू जो है फ्रंट एंड है, जिसके अंदर आप HBase, हाइव और हडूप पे सारे प्रोसेसिंग कर सकते हैं. मैंने अभी फिलहाल उसको कॉन्फ़िगर नहीं किया. ठीक है, अभी हमें कमांड लाइन पे सारे काम उल्टे सीधे तरीके से करने पड़ेंगे. तो बहरहाल ये अगर मैं इसको बैश करूं, आप इसको इस तरह से भी बैश कर सकते हैं. ओह सॉरी, हाइव सर्वर लिखते हैं. हाइव सर्वर का नाम, तो नाम इसका हाइव सर्वर ही है शायद. हाँ, ये अब आप हाइव सर्वर के अंदर आ गए. ठीक है. इफ यू गो हियर और डू ls, तो ये सारा हाइव सर्वर पे खड़े हैं. जैसा कि नेम नोड है, तो ये पूरा लिनक्स के ऊपर पूरा चल रहा है ये.
ठीक है। तो अब अगर मैं इसको वो करूं, आई वांट टू सी द हाइव कमांड लाइन पे जाना चाहूं, तो दिस इज द कमांड, मैंने उसको इस पोर्ट के ऊपर कॉन्फ़िगर, ये हम नेक्स्ट टाइम जरा तफसील में करेंगे, अभी हमारे पास टाइम कम रह गया है। तो ये अभी बी लाइन इज वन ऑफ द नेम्स ऑफ द सर्विस जिसके ऊपर मैं हाइव की सारी कमांड्स वगैरह लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं अगर कहूँ कि हाँ क्या हो गया, इंटरैक्टिव वर्जन करने का सॉरी अबाउट दैट। हाँ ये, सो लेट मी जस्ट, हाँ तो अरे सिस्टम थोड़ा सा हैंग करने लगे। हाँ तो अगर मैं कहूँ कि शो डेटाबेसेस, तो ये डिफॉल्ट डेटाबेस है, शो टेबल्स, ये मैंने टेबल क्रिएट किया था पोक्स के नाम से, ठीक है। तो ये अभी तक यहीं पर मामला रुका हुआ है, तो जिसको फिर हम तफसीली बाद में देखेंगे। देखिए क्रिएट टेबल, अब हमने बेसिकली इसमें करना ये है कि डेटा हमारा, आई डोंट नो ये हैंग क्यों कर रहा था, डेटा हमारे पास है, डेटा हम वही अपना विंडोज से हाइव सर्वर को देंगे, हाइव सर्वर से फिर हम एक्सेस करेंगे लोड के थ्रू इनटू अ स्कीमा जो कि मैंने पहले ही बनाया होगा। इस तरह से पूरा फॉर्मेट चलेगा। आप चाहें तो स्कूप भी इस्तेमाल कर सकते हैं उसके लिए, अगर आप डायरेक्टली ओरेकल या माइस्क्ल से कनेक्ट कर रहे हैं। डिस्क्राइब फॉर्मेटेड, ये डिस्क्राइब करेगा टेबल को, इंसर्ट इनटू, अपडेट, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम दिस, डिलीट फ्रॉम, शो ट्रांजैक्शन, शो कंपैक्शन, क्योंकि डेटा कॉम्पैक्ट होकर स्टोर होता है। लॉक्स लगा सकते हैं आप डेटाबेस और टेबल्स के ऊपर। ये सारी वो चीजें जो कि हम अभी नेक्स्ट टाइम फिर इसको तफसीली देख लेंगे, टाइम जरा कम है। देखिए इस तरह इंसर्ट इनटू करते हैं अगर आप ट्रांजैक्शनल मोड में जा रहे हैं ना। यहाँ मैंने ट्रांजैक्शनल मोड की एग्जांपल शायद नहीं दी हुई आपको। हाँ ये है जो कि एसिड कंप्लायंट होगा। आईडी इंट नेम स्ट्रिंग, ये इसके डेटा टाइप्स है, इंट स्ट्रिंग स्टोर्ड एज ओआरसी, ये मैं आपको बताया था ना, ओआरसी फॉर्मेट होना चाहिए अगर आपने एसिड कंप्लायंस रखनी है, और फिर ट्रांजैक्शन इक्वल्स टू ट्रू। अब ये टेबल आपका उस मोड में चलेगा, ठीक है। सो आई थिंक वी कैन स्टॉप हियर एंड देन विल डू दिस इन डिटेल्स इन द नेक्स्ट क्लास।